दिलावेज की शादी को पूरा 1 मंथ हो चुका था, पर दिलावेज के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई थी। शाहवेज उसे यकीन दिला-दिलाकर थक चुका था कि गलती इंसान से होती है, अब ऐसा कभी नहीं होगा, पर वो एतबार करने को तैयार नहीं थी। आज भी शाहवेज बहुत अच्छे मूड में घर आया था। जब वो कमरे में आया तो उसने दिल को बाजू से पकड़कर करीब करना चाहा, लेकिन दिल शाहवेज के हाथ लगाने पर ऐसे पीछे हुई जैसे वो उसका शौहर नहीं कोई गैर हो। उसके ऐसे रिएक्ट करने पर शाहवेज गुस्से से टेबल से गाड़ी की कीज़ उठाकर ज़ोर से दरवाज़ा बंद करता बाहर चला गया। वो काफ़ी देर से बेमकसद ड्राइव कर रहा था। शाहवेज गाड़ी को बिला वजह सड़कों पर चला रहा था क्योंकि वो घर जाना नहीं चाहता था। आज शाहवेज का दिल बिल्कुल टूट चुका था। वो मानता था उसने दिल के साथ बुरा किया था, मगर गलत हरगिज़ नहीं, क्योंकि उसने दिल से निकाह करने के बाद ही अज़वाजी ताल्लुक़ कायम किया था। वो ये भी मानता था कि उसने दिल के साथ ताल्लुक़ से बदले की गर्ज से बनाया था, लेकिन वो अपनी गलती मान रहा था और इससे बढ़कर उसने दिल को वक़्त देते हुए उसका इंतज़ार किया था। पर उसने क्या किया? शाहवेज के हाथ लगाने पर वो यूँ रिएक्ट कर रही थी जैसे वो उसका हस्बैंड नहीं कोई नामहरम हो। दिलावेज के ऐसा करने पर ही शाहवेज को गुस्सा आया था। शाहवेज जब गाड़ी को सड़कों पर दौड़ा कर थक चुका तो उसने गाड़ी को नाइट क्लब की तरफ मोड़ दिया। उसने ज़िंदगी में कभी इस हराम चीज़ को हाथ तक नहीं लगाया था जिसका सोचकर वो क्लब की तरफ जा रहा था। पर जब इस्लाम में गुस्से को ही हराम करार दिया गया हो, जब उसे हराम चीज़ ने ही घेरा हुआ हो, तो वो ये तमीज़ कैसे करता कि वो जो पीने जा रहा है वो भी हराम है, हमारे इस्लाम में गुनाह जाना जाता है। वो क्लब पहुंचा, जी भरकर ड्रिंक करने के बाद वो गिरता पड़ता गाड़ी तक पहुंचा और गाड़ी को घर के रास्ते पर डाल दिया। रात के 1 बजे का वक्त था। किरण और काशान शामी के हमरा सो रहे थे। काशान के मोबाइल पर रिंगटोन हुई। काशान ने फ़ौरन आँख खोलकर किरण को देखा, जो बहुत गहरी नींद में थी, क्योंकि अभी घंटा भर पहले ही किरण शामी को सुलाकर सोई थी। पहले शामी ने रो रो कर किरण को सोने नहीं दिया था। काशान ने नंबर देखा, वो अननोन था। काशान ने धीमी आवाज़ में हेलो कहा। दूसरी तरफ से बहुत प्यारी सी आवाज़ उसकी समात से टकराई। हेलो काशी, डार्लिंग कैसे हो तुम? नहायत बेतकल्लुफ़ी में कहा गया। काशान ने नासमझी से मोबाइल कान से हटाकर देखा और कहा, आप कौन? अरे यार, मुझे भूल गई ना तुम? दूसरी जानिब से अफसोस से कहा गया, अरे मोहतरमा, आप बताएंगी तभी मालूम होगा। अब हैं कौन? काशान ने फिर से वही सवाल किया। अरे काशी, मैं अमीरा हूँ, कल ही अमेरिका से लौटी। मैंने पाकिस्तान पहुँचकर सबसे पहले तुम्हें कॉल की, पर क्या फ़ायदा, तुम तो मुझे बहुत जल्दी भूल गए। फिर से अफसोस किया गया। अरे अमीरा, ये तुम हो? मैंने तुम्हें सच में नहीं पहचाना। और साथ ही काशान उठकर रूम से बाहर निकल गया कि कहीं किरण की नींद ख़राब ना हो जाए। लेकिन किरण बातों की आवाज़ से पहले ही जाग चुकी थी। उसने जाते हुए अपने शौहर के बस ये आखिरी लफ्ज़ सुन लिए थे, अरे अमीरा, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। और फिर काशान का रूम से बाहर निकल जाना शक की चंगारी छोड़ गया था। यानी फिर तुम पाकिस्तान पहुंच गई? चलो फिर यार, कल मिलते हैं। तुम मुझे कॉल करके लोकेशन बता देना। ओके बाय, अब मैं रखता हूँ। काशान कॉल ख़त्म करके जब रूम में आया तो किरण बेड से डेग लगाए जाग रही थी। काशान, आप किधर गए थे? किरण ने आते ही उसे पूछ लिया। यार, कॉल सुनने बाहर चला गया ताकि तुम डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, पर इतनी रात को किसकी कॉल थी? यार, एक पुराने दोस्त की कॉल थी। वो काफ़ी टाइम बाद अमेरिका से आया है ना, तो मिलने के लिए बुला रहा था। काशान ने ना जाने क्यों किरण से अमीरा को छुपाया था, पर काशान के गलत बयानी पर किरण के अंदर शक का बीज अब पौधे की वजूद में ला चुका था। किरण काशान की बात पर हूँ करती दूसरी जानिब करवट लेकर लेट गई। शहरी समारा को हॉस्पिटल ले जाने पर लेडी डॉक्टर ने समारा का मुकम्मल चेकअप किया। डॉक्टर के बाहर आने पर शहरी ने परेशानी से पूछा, डॉक्टर, मेरी सम्मी ठीक तो है ना? क्या हुआ है उसे? वो क्यों बेहोश हो गई थी? अरे रिलैक्स मिस्टर ज्ञानी, ऐसी कंडीशन में ऐसा तो होता ही है। डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, ऐसी कंडीशन से क्या मतलब है आपका? अरे मिस्टर ज्ञानी, मुबारक हो, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, परेशानी की कोई बात नहीं है। सच डॉक्टर, मैं पापा बनने वाला हूँ, शहरी ने पुरजोश अंदाज में कहा। जी बिल्कुल मिस्टर कियानी। और डॉक्टर, आपके मुंह में घी शक्कर, ये मेरी तरफ से आपका इनाम है जो आपने मुझे इतनी बड़ी गुड न्यूज़ सुनाई। शहरी ने 5,000 का नोट डॉक्टर को थमाया और ख़ुद अंदर चला गया। उसके बाद शहरी समारा को लेकर घर पहुंचा। सभी उसके मुंतज़िर थे। क्या हुआ था? समारा को बेटा शाइस्ता बेगम और शेर कियानी ने जब समारा को सहारा देकर लाते हुए शहरी से पूछा, आप ही बता दें शहरी। समारा शहरी को कहती हुई शर्माती हुई कमरे में चली गई। शाइस्ता ने जांचती नज़रों से बहू को जाते देखा। माँ जी, अब्बा जी, कोई परेशानी की बात नहीं है, बस आप दोनों दादा दादी बनने वाले हैं। शहरी ने मुस्कुराकर अपने माँ बाप को बताया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो मेरे बेटे को। दोनों ने कहा, खुदा बख्श, जल्दी से बाज़ार से मीठा ले आओ। शेर कियानी ने मुलाजिम को आवाज़ लगाते हुए कहा, अच्छा बेटा, तुम जाओ कमरे में, मैं सम्मी के लिए जूस लेकर आती हूँ। शाइस्ता बेगम के कहने पर वो ऊपर चला गया। शहरी कमरे में आया तो समारा आईने के सामने खड़ी थी। शहरी ने उसे पीछे से हक करते हुए उसके गाल पर लब रख कर कहा, बहुत शुक्रिया मेरी जान, मुझे इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। और हाँ, एक बात तो मैं भूल गया, तुम्हें भी मुबारक हो मेरे बेबी की क्यूट मामा। शहरी ने उसको मोहब्बत से देखते हुए कहा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो दोनों अलग हुए। कमरे में शाइस्ता बेगम दाखिल हुई। उन्होंने समारा को गले लगाते हुए कहा, शुक्रिया समारा, मेरी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए। और 50,000 समारा के सर से वारती हुई बोली, ये गरीबों और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर देना। वो शहरी को पकड़ाती हुई बोली।
नशे की हालत में गिरता पड़ता घर पहुंचा वो गाड़ी को पोर्च में खड़ा करता खुद अपने कमरे की जानिब चल पड़ा। शावेज जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो सामने ही सोफे पर पुरसकून नींद लेती दिलावेज को देखकर उसके गुस्से का पारा हाई हो गया। उसने अपनी शर्ट उतारकर ज़मीन पर फेंकी। कमरे का दरवाज़ा लॉक करते हुए दिल की जानिब बढ़ने लगा। उसके करीब पहुंचकर उसको खींचकर अपने पास लाया। दिलावेज उसके खींचने से एकदम से उठ गई और शावेज के हाथ अपनी टांगों से हटाने लगी जो कि शावेज ने बुरी तरह पकड़ रखे थे। वो अगर होश में होता तो कभी दिल के साथ दोबारा ऐसा नहीं करता, पर वो होश में ही कहाँ था। वो तो शराब पीकर खुद के होशो हवास में भी नहीं था। शावेज ने दिलावेज को उठाकर बेड पर जोर से धक्का दिया तो वो शावेज को फिर से धमकी देने लगी। शावेज मेरे पास भी मत आइएगा वरना। पर उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही शावेज उसके होंठ बंद कर चुका था। उसकी आवाज़ गले में ही रह गई थी। शावेज ने कंधे से दिल की कमीज फाड़ दी। दिल ने अब रोना शुरू कर दिया था, पर शावेज होश में होता तो दिल के आंसू देखता। दिल को उसके मुंह से नाकाबिले बर्दाश्त बदबू भी आ रही थी, लेकिन वो नशे में दिल की परवाह किए बगैर दिल से अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद दुनिया जहाँ से बेखबर होकर बेड पर गिर गया। दिल उसके बेरहमाना सलूक से अब बेहोश हो चुकी थी। सुबह आंख खुलने पर उसकी नज़र ड्रेसिंग के सामने खड़े अपने शौहर पर पड़ी जो ऑफिस ड्रेस में मलबूस अपने बाल बना रहा था। समारा के आंख खुलकर देखने पर शहरी उसे मिरर में से ही देख चुका था। वो चेहरे पर प्यार भरी मुस्कान लाता हुआ बोला, गुड मॉर्निंग मेरी जान, कैसी तबीयत है। वो ड्रेसिंग के सामने से हटकर समारा के पास बेड पर बैठता हुआ उसका नाजुक हाथ पकड़कर बोला, जी ठीक हूँ अब। अरे लेटी रहो यार। समारा ने उठना चाहा तो शहरी उसे दोबारा लेटता हुआ बोला, शहरी अब इतनी भी बीमार नहीं हूँ मैं जो आप मुझे ज़मीन पर पाँव भी ना रखने दें। समारा ने तंग कर कहा, क्योंकि जब से उसने समारा के मां बनने का पता चला था सब उसे हाथ का छाला बनाए हुए थे, जिस पर समारा कोफ में पड़ जाती। अरे क्यों उठ गई। शहरी ने दोबारा उसे वही सवाल किया, यार वॉशरूम जाना है, शावर लेना है मुझे। समारा ने अपने ड्रेस की तरफ इशारा किया जो थोड़ा गंदा लग रहा था। अच्छा तुम शावर ले लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता मंगवाता हूँ इधर ही, क्योंकि अब तुम बिल्कुल भी सीढ़ियाँ नहीं उतरोगी। शहरी उसे समझाता हुआ बाहर चला गया। समारा शावर लेकर निकली तो शहरी उसके लिए नाश्ता टेबल पर लगवा चुका था। समी मेरी जान अब ये नाश्ता करो ठीक से, अब तुम्हें अपने साथ साथ मेरे बेबी का भी बहुत सा ख्याल रखना है, इसलिए ये सब खाना पड़ेगा। शहरी उसे नाश्ता करवाते साथ हदायत भी कर रहा था। अच्छा समी मेरी जान, ये वक्फे से पीती रहना, ओके। शहरी मिल्क शेक का जग कमरे में रखे छोटे फ्रिज में रखते हुए उसे बताने लगा। अच्छा जी पी लूँगी, समारा ने मुस्कुरा कर कहा, गुड गर्ल। अच्छा अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है। समारा उस पर आयतुल कुर्सी का हसार बांधती हुई बोली, अब जाएं। तब शहरी उसकी पेशानी पर मोहब्बत भरा लम्हा छोड़ता हुआ चला गया। अस्सलाम वालेकुम शहरी भाई, शावेज़ ने कमरे में आते हुए कहा। वालेकुम सलाम शावेज़, कैसे हो यार। मैं फिट, आप सुनाएं। शावेज़ ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और घर में सब कैसे हैं, अब्बू माँ भाभी। यार घर में सब भी ठीक ठाक हैं। ओह हाँ घर से याद आया, तुम चाचू बनने वाले हो, शहरी ने मुस्कुरा कर बताया। मुबारका मुबारका, शुक्रिया यार, शहरी ने उसके हाथ पे हाथ मार कर कहा। अच्छा तुम सुनाओ, हमें कब तक ताया बनाने का प्रोग्राम है, शहरी ने आंख दबाकर पूछा। जल्द इंशाल्लाह, शावेज़ ने बात को मजाक का रंग देते हुए कहा। अच्छा मीटिंग कब तक है, शावेज़ ने रिस्ट वॉच देखते हुए पूछा। बस आधे घंटे बाद, और हाँ आज अगर कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो हम में से किसी एक को तुर्की जाना पड़ेगा। डोंट वरी मैं चला जाऊँगा, शावेज़ ने खुशदिली से कहा। शुक्रिया यार, तुम तो जानते ही हो मैं इस कंडीशन में समी को छोड़कर नहीं जाना चाहता। मैं समझ सकता हूँ भाई, बेफिक्र रहें। अच्छा वो मुजाहिद से पूछो ज़रा मीटिंग के लिए सारे अरेंजमेंट्स मुकम्मल हैं। शावेज़ ओके कहता बाहर निकल गया। शहरी की शादी के बाद से बिज़नेस सारा शावेज़ और शहरयार ही संभाल रहे थे, क्योंकि शेरोज़ कयानी तो बीमार थे, जबकि शेर कयानी ने कह दिया था भाई हम रोज़ाना ऑफिस नहीं आ सकते, हाँ हफ्ते में एक आध चक्कर लगा लिया करूँगा। सुबह जब दिल की आंख खुली तो उसने खुद को शावेज़ के बेड पर पाया। उसने कमरे में नज़र दौड़ाई लेकिन शावेज़ उसे कहीं नज़र नहीं आया। वो उठने लगी तो उसकी नज़र अपनी फटी हुई कमीज़ पर पड़ी। तब दिलावेज़ को रात का मंजर किसी फिल्म की तरह आंखों के सामने घूमते नज़र आया। बारी बारी तमाम बातें याद करके दिलावेज़ बुरी तरह रोने लगी। फिर कितनी ही देर वो रोने का शुगर लगाए बैठी रही। इस पागल लड़की को कौन समझाता कि इस बार वो गलती पर थी, शावेज़ नहीं। मर्द चाहे कितनी भी मोहब्बत कर ले, पर जब वो ही औरत उस तस्कीन पहुँचाने का ज़रिया नहीं बनती, तब वो ही प्यार लुटाने वाला मर्द औरत से किस कदर नफरत करने लगता है। अगर ये बात दिल जान लेती तो वो कभी शावेज़ को खुद से दूर रहने का ना कहती। अब वो अपनी आंखों से आंसू साफ करती शावर लेने चली गई। मलिक हाउस में कल से सिर्फ किरण का शान ही थे। नजमा बेगम और ज़मीर अहमद कल कराची के लिए निकल चुके थे, क्योंकि नजमा बेगम की खाला का इंतकाल हो गया था और वो दोनों वहाँ गए हुए थे। किरण उठ जाओ, 11 बज चुके हैं। काशान किरण को उठाकर खुद वॉशरूम चला गया। किरण उठी और किचन में जाने लगी, लेकिन काशान के मोबाइल पर आने वाली कॉल ने उसके जाते कदमों को रोका। किरण बगैर मोबाइल देखे काशान को आवाज़ देने लगी, काशी आपकी कॉल आ रही है, कॉल काट दो यार, मैं शावर ले रहा हूँ। काशान के कहने पर किरण कॉल काट कर जाने लगी, लेकिन मैसेज टोन बजने पर उसने दोबारा मोबाइल उठाया। काशी डार्लिंग,
जिन्ना गार्डन आ जाओ, आई एम वेटिंग। किरण मैसेज को नज़रअंदाज करके जाने लगी कि शायद कोई दोस्त काशान को बुला रहा है, लेकिन जब एक और मैसेज आया तो किरण सोच में पड़ गई। काशान यार प्लीज़ जल्दी आओ, तुम्हें पता है मैं किसी का वेट नहीं करती। ये तो काशान मलिक है जिसका अमीरा वेट भी कर लेगी। किरण के दिल में तो तूफान सा आ गया था अमीरा के नाम से, क्योंकि ये तो वही नाम था जो काशान ने कल रात भी लिया था कॉल पर। लेकिन किरण के पूछने पर काशान ने किसी दोस्त का कहकर टाल दिया था। वॉशरूम के दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर किरण तमाम सोचों को इधर ही छोड़कर जल्दी से किचन में आ गई और नाश्ता बनाने लगी। नाश्ते के दौरान किरण ने फिर से इससे पूछ लिया, काशी किसकी कॉल थी? यार एक दोस्त की थी, उससे मिलने जाना है रात को, बताया ना तुम्हें, वही है। क्या नाम है दोस्त का? किरण ने जासूसी नज़रों से देखते हुए पूछा तो काशान नाश्ते से हाथ रोककर किरण को गौर से देखने लगा। काशान के ऐसे देखने पर किरण संभल कर बोली, मेरा मतलब है पहले कभी आपने जिक्र नहीं किया ना ऐसे किसी दोस्त का? अली, अली नाम है यार उसका, इधर पाकिस्तान में था। नहीं इसलिए तुम्हें बताया नहीं। अरे यार तुम किन बातों को लेकर बैठ गई? अच्छा अब मैं चलता हूँ। काशान नाश्ता करके बाहर निकल गया, पर किरण का दिल कट कर रह गया कि काशान ऐसा भी कर सकता है मेरे साथ। मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो काशान ने ये किया? वो इन्हीं ख्यालात में इतनी मगन थी कि शामी के रोने की आवाज़ भी उसे नहीं सुनाई दी। शामी जब बेड से नीचे गिरा और उसके रोने में शिद्दत आई तो किरण को होश आया। किरण भागकर रूम में पहुंची तो शामी बेड से नीचे गिरा नीला पीला हो रहा था और उसकी पेशानी पर गोल घूमर बन चुका था। किरण ने 3 माह के शामी को सीने से लगाते हुए चुप करवाया। काफ़ी देर बाद वो रोता रोता फिर से सो गया। मिस्टर शेयार एंड मिस्टर शावेज, हम आप दोनों को ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। आपके काम करने का तरीका बहुत पसंद आया हमें। खुशी होगी आपके साथ काम करने में। लाएँ कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स, हम साइन कर दें। मिस्टर नवाज़ ने पेपर्स की जानिब इशारा किया। दोनों पार्टीज़ ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और दोनों डीलर्स ने हाथ मिलाया और कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चले गए। जी तो जनाब, तुर्की जाने की तैयारी पकड़ो। रात आपकी फ़्लाइट है, अभी घर जाओ और पैकिंग वगैरह कर लो। 25 दिन का टूर है, उसके बाद वापसी। शहरी ने शावेज से कहा। ओके बॉस। शावेज शहरी से कहता हुआ बाहर निकल गया। काशान जब जिना पहुंचा तो अमीरा उसे दूर से नजर आ गई थी। पिंडियों से ऊपर कैपरी, जिस्म से चिपकी शर्ट, दुपट्टे से बेनियाज, खुले बालों पे मेकअप से भरा चेहरा, वो सही मानों में यहूदी कल्चर का मुकम्मल आश्कार लग रही थी। वो शुरू से ही बहुत अच्छी ड्रेसिंग करती थी, पर अमेरिका से वापसी पर यह हाल होगा काशान ने सोचा भी नहीं था। काशान को उसकी ड्रेसिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई, पर वो उसे मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो उसकी कुछ भी तो नहीं लगती थी, कुछ भी नहीं। हाय काशी, कैसे हो यार? उसने नहायत बेतकल्लुफ़ी से कहा। काशान ने उसकी हाय को नज़रअंदाज करते हुए अस्सलाम वालेकुम कहा। मेरे ख्याल से अमीरा तुम मुसलमान हो, तुम हेलो हाय की जगह अस्सलाम वालेकुम कहना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। काशान ने उसे याद करवाया। अरे छोड़ो भी इन बातों को, चलो बैठ कर बातें करते हैं। वो उसका हाथ पकड़ कर बेंच पर बैठ गई। काशान न पछता रहा था इस लड़की से मिलने आकर। वो तो उसे पुरानी कॉलेज फेलो और दोस्त समझ कर आ गया था, पर फिर उसने किरण के साथ गलत बयानी क्यों की? अब काशान को गिल्टी फील हो रहा था। अमीरा पिज़्ज़ा ऑर्डर करने लगी तो काशान ने उसे ये कहकर मना कर दिया कि वो अभी अभी नाश्ता करके आया है, इसलिए कुछ हल्का फुल्का मंगवा लो। अमीरा को तो लंच का मूड था काशान के साथ, पर वो उसे मना करके वापस आ गया था, क्योंकि उसे पता था किरण उसके बगैर खाना नहीं खाती थी। शावेज घर जाने से पहले मॉल गया और वहाँ से अपने लिए कुछ चीज़ें खरीद लीं और उसके बाद गाड़ी को घर के रास्ते पर डाल दिया। वो घर पहुंचा तो डिनर रेडी था। उसने डिनर करते हुए शहरोज़ के आने और शैला बेगम को बताया कि वो आज 25 दिन के लिए तुर्की जा रहा है ऑफिस के काम से। अच्छा फिर ऐसा करो, दिलावेज को भी साथ लेकर जाओ। शैला बेगम ने खाने की प्लेट पर झुकी दिल को देखते हुए कहा। हाँ हाँ बिल्कुल, शावेज बेगम ठीक कह रही हैं, इतना लंबा टूर है तो दिल बेटी को भी साथ ले जाते। अब के बाद शहरोज़ के आनी ने कहा, मामा पापा, दिलावेज के कॉलेज का पहले ही बहुत हर्ज हो चुका है। मैंने 2 दिन पहले ही इसका एडमिशन इसी कॉलेज में करवा दिया है, इसलिए मैं अकेला ही जाऊँगा। साथ बैठी दिलावेज के मुंह से कोई लफ्ज़ नहीं निकला, क्योंकि वो भी दोबारा कॉलेज जाने चाहती थी, इसलिए वो खामोश खाना खाती रही। अच्छा ठीक है मामा पापा, अल्लाह हाफिज़, क्योंकि रात के 2 बजे फ़्लाइट है। आप दोनों सो चुके होंगे, शावेज़ ने दोनों से मिलते हुए कहा। अल्लाह हाफिज़ बेटा। शावेज़ तमाम पैकिंग कर चुका था, उसने सारी पैकिंग खुद ही की थी। अब 12 हो चुके थे, उसे 1 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना था, क्योंकि 1 घंटा इधर लग जाना है। शावेज़ को दुख था कि उसने कल रात फिर से दिलावेज के साथ बुरा करके उसे हर्ट किया, लेकिन इनमें सारी गलती उसकी भी नहीं थी। वो अंदर से दिल से नाराज़ था। दिलावेज शावेज़ ने उसे पहली बार उसका पूरे नाम से पुकारा था। दिल ने सिर्फ उसकी तरफ देखा। मैं तुर्की जा रहा हूँ तो ये कुछ पैसे हैं, तुम रख लो, तुम्हें ज़रूरत आएगी। शावेज़ ने उसे 50,000 थमाया तो उसने बगैर कुछ कहकर खामोशी से पकड़ लिया। और हाँ, अगर तुम चाहो तो अपने मामा बाबा के घर रह सकती हो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। ड्राइवर को मैंने कह दिया है, वो तुम्हें कॉलेज पिक एंड ड्रॉप कर दिया करेगा। जब मामा के घर जाना हो अम्मा से परमिशन लेकर चली जाना। वो तमाम बातें कहकर उसे देखता हुआ बाहर निकल गया। शहरी जब घर पहुंचा तो शाम की चाय के साथ समोसे और पकोड़े एंजॉय कर रहे थे। आप पुत्र चाय पी ले, शेर कयानी ने शहरी को देखकर कहा। शहरी अस्सलाम कहता हुआ
वहाँ उनके साथ बैठ गया। शहरी ने चाय का कप उठाते हुए माँ से पूछा, माँ जी समी ने कुछ खाया कि नहीं? शहरी ने फिक्रमंदी से पूछा, बेटा उसे मैंने बहुत कहा कि कुछ खा पी लो, पर वो कुछ खाती ही नहीं। नाश्ता किया, उसके बाद कुछ नहीं खाया था उसने। दिन में बस थोड़ा सा रशियन सैलेड खाया था। बेटा ऐसे तो बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा ना, कुछ खाएगी नहीं तो बच्चे की सेहत का क्या होगा? शाइस्ता बेगम ने परेशानी से कहा, जी माँ जी आप ठीक कह रही हैं, आप डाले चाय उसके लिए, मैं भी उसे लेकर आता हूँ। समारा बेड पर लेटी हुई थी जब शहरी कमरे में आया। समी मेरी जान कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कब आए? मैं अभी अभी आया हूँ। खैर सब बातें छोड़ो, मेरे साथ नीचे चलो, कुछ खा पी लो। नहीं शहरी प्लीज़, बिल्कुल भी जी नहीं चाह रहा, समारा ने मुंह बनाकर कहा। चलो समी, मैं क्या कह रहा हूँ। शहरी ने समारा के नाना करने पर भी उसको एक समोसा भी खिलाया और चाय भी पिलाई थी। अब समारा का दिल अजीब सा हो रहा था। शहरी आपने अच्छा नहीं किया, मेरा दिल अजीब सा हो रहा है। मैंने कहा था ना मत खिलाएं मुझे इतना, पर आपको क्या लगे, तबीयत तो मेरी ख़राब हो रही है ना, समारा ने रो देने वाली आवाज़ में कहा। अब थोड़ी देर ही गुजरी थी कि समारा भागकर वॉश बेसिन की तरफ गई और फिर दड़ा-दड़ वॉमिटिंग करने लगी। जब समारा वॉमिटिंग्स करके फारिग हुई तो वो फेस वॉश करके रूम में आ गई। अब उसके जिस्म में बिल्कुल भी ताकत नहीं रही थी। वो नढाल सी बेड पर लेट गई। शहरी उसके बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, समी क्या हो गया यार? कुछ नहीं हुआ मुझे, एक तो आपको चैन नहीं था, ज़बरदस्ती मुझे समोसा खिला दिया। वो नाराज़ होते हुए बोली, और दूसरा आपकी इस औलाद को भी सुकून नहीं है ना, मुझे लेने देते हैं। जब से इसकी उम्मीद लगी है मुझे एक मिनट सुकून नसीब नहीं हुआ, बार बार वॉमिटिंग्स आने लगती हैं। उसने रोते हुए शहरी को किसी मासूम बच्चे की तरह बताया, ओ मेरी जान ये वॉमिटिंग बस नेक्स्ट 2 मंथ तक ही है, डॉक्टर ने बताया था मुझे। अच्छा अब शाबाश, चुप हो जाओ, कल फिर से अपॉइंटमेंट है तो रेडी रहना, शाम में हम डॉक्टर के चलेंगे। अच्छा, समारा ने लंबा सा सांस खींचा। क्या करूं, शाहवेज भी ऑफिस नहीं होता वरना छुट्टी कर लेता मैं। खैर तुम रेडी रहना, मैं जल्दी आ जाऊंगा, अब तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। वो उस पर ब्लैंकेट डालता हुआ बाहर चला गया। ये रात का पुरनूर मंजर था। चांदनी अपने परों से पूरे आसमान को घेरे हुई थी। मलिक हाउस के मकीन ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहे थे। ऐसे में अगर किरण और काशान के कमरे में देखा जाता तो दोनों आराम से नींद फरमा रहे थे। उनका अफलातून भी खामोशी के तमाम रिकॉर्ड तोड़े हुए सुकून से सोया हुआ था। ऐसे में घड़ी ने जैसे ही 12:15 बजाए तो काशान के मोबाइल का रिंग करने लगा। काशान ने नींद में होने की वजह से बगैर देखे ही कॉल रिसीव कर ली। काशान प्लीज़ 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 मुझे बचा लो, ये लोग मुझे जान से मार डालेंगे। हेलो हेलो, कौन मार डालेगा तुम्हें? काशान ने आवाज़ पहचानते हुए फिक्रमंदी से पूछा और फ़ौरन बेड से नीचे उतरकर बाहर चला गया। अमीरा तुम किधर हो और कौन मार डालेगा? काशी ये लड़के मुझे किडनैप कर लाए हैं, मेरी इज्जत और जान दोनों खतरे में है, तुम प्लीज़ मुझे बचा लो, अमीरा ने रोते हुए कहा। अमीरा सुनो सुनो, तुम मुझे जल्दी से जगह बताओ, तुम हो कहाँ? काशान ने डरी सहमी अमीरा से पूछा। अमीरा ने उसे एड्रेस बताया तो साथ ही फ़ोन टूटने की आवाज़ ने काशान को मज़ीद परेशान कर दिया। वो जल्दी से पाँव में जूते डालता सामने रखे टेबल से गाड़ी की कीज़ उठाता हुआ तेज़ तेज़ कदमों से जाने लगा। काशान ने सोचा किरण को बता दे, फिर ये सोचकर इरादा तर्क कर दिया कि किरण इस वक्त 100 सवाल पूछेगी और मेरे पास वक्त नहीं है। ये सोचते हुए वो बगैर किरण को बताए गाड़ी लेकर निकल गया। सुबह आँख खुलने पर दिल ने उठकर नमाज अदा की और तैयार होकर नीचे आ गई। वो किचन में दाखिल हुई तो मुलाजमा उसे हैरत से देखने लगी। छोटी बेगम साहिबा, आप क्यों भाई, मैं अपने घर के किचन में नहीं आ सकती क्या? नहीं बेगम साहिबा, ऐसी तो कोई बात नहीं, मुलाजमा दिलावेज के ऐसे कहने से शर्मिंदा होते हुए बोली। अच्छा बाकी सब बातें छोड़ो, ऐसा करो जल्दी से नाश्ता रेडी करो। दिलावेज ऑर्डर देती हुई दोबारा अपने कमरे में पहुंची। हैंड कैरी में अपने ज़रूरत के कपड़े और चीज़ें डालने के बाद वो नीचे शाला बेगम के कमरे की जानिब बढ़ गई। नॉक नॉक, आ जाओ। शाला बेगम की इजाज़त मिलने पर वो कमरे में दाखिल हुई। सलाम पेश करती वो उनके सामने सोफ़े पर बैठ गई। शाला बेगम कुरान पाक की तिलावत में मसरूफ़ थीं। और दिलावेज बेटा, वॉशरूम से निकलते शेरोज़ कियानी ने कहा। जी मामा पापा, आप दोनों कैसे हैं? दिल ने मुस्कुराते हुए पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। दिल बेटा खैरियत है ना, इतनी सुबह सुबह कोई काम था क्या? शाला बेगम ने अकीदत से कुरान पाक बंद करते हुए पूछा। मामा जी सब खैरियत है, बस आप दोनों से एक बात करनी थी। क्या बात है बेटा, जो कहना है कहो। शेरोज़ कियानी दिलावेज की तरफ मुतवज्जा हुए थे। उससे बोले, मामा पापा क्या मैं कुछ दिन बाबा के घर रह लूँ? शाहवेज से इजाज़त मैंने ले ली थी। अरे इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, जितने दिन दिल चाहे रहो अपने बाबा के घर। दोनों मियाँ बीवी ने मुस्कुरा कर कहा। शुक्रिया मामा पापा, आप दोनों बाहर आ जाए, मैं नाश्ता लगवा रही हूँ, फिर मिलकर नाश्ता करते हैं। दिलावेज अपनाइत से कहती बाहर चली गई। सब ने मिलकर नाश्ता किया। उसके बाद दिलावेज ड्राइवर के साथ अपने बाबा के घर चली गई। शहरी शाम में जब घर आया तो समारा उसको तैयार मिली। समी मैं चेंज कर लूँ, फिर चलते हैं डॉक्टर के पास। समारा के पानी का ग्लास पकड़ाने पे शहरी ने समारा से कहा, अच्छा ठीक है आप चेंज कर लें, तब तक मैं फूफो के कमरे में हूँ। वो उसे कहती हुई शाइस्ता बेगम के कमरे में चली गई। अरे मेरी बेटी आई है, कैसी तबीयत है मेरी गुड़िया की? शाइस्ता बेगम ने उसे गले लगाते हुए कहा। आज शाइस्ता बेगम की तबीयत भी सुबह से ठीक नहीं थी, इसलिए वो आज समारा के पास नहीं जा सकी थी। बस फूफो तबीयत ठीक नहीं, मैं शहरी के साथ डॉक्टर के जा रही थी तो सोचा आपके पास से होती हुई जाऊं। समारा शाइस्ता बेगम के पास बैठकर उनकी पिंडियां दबाते हुए बोली, आप बताएं अब कैसी तबीयत है? मुसर्रत मुलाजमा से पता चला आपकी सेहत सुबह से ख़राब है।
हाँ बेटा, कुछ नासाज है तबीयत, अभी डॉक्टर के पास से आई हूँ। तुम्हारे अंकल लेकर गए थे। फूफो, ये क्या बात हुई भला? आप बीमार थी और मुझे बताया तक नहीं। समारा नाराज़ होते हुए बोली, अरे मेरी बच्ची, तुम पहले ही ठीक नहीं, तुम्हें क्यों परेशान करती भला? शाइस्ता बेगम ने प्यार से कहा। अब समारा उनका सर दबाने लगी। जीती रहो मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हें सेहतमंद औलाद से नवाजे। शाइस्ता बेगम के सर दर्द में कमी आई तो वो समारा को दुआ देने लगी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खटकती आवाज़ से खुला और शहरी दाखिल हुआ। समी, चलो देर हो रही है, जाओ बेटा, डॉक्टर का टाइम ना ख़त्म हो जाए, शाइस्ता बेगम ने फिक्रमंदी से कहा। तो वो दोनों अल्लाह हाफ़िज़ कहते हुए कमरे से जाने लगे तो शाइस्ता बेगम ने कहा, बेटा ध्यान से जाना। अच्छा फूफो, कहती वो शहरी के साथ कमरे से बाहर निकल गई। डॉक्टर से चेकअप के बाद शहरी समारा को शॉपिंग के लिए ले गया। उन्होंने ढेरों शॉपिंग की, जिसमें समारा और आने वाले बच्चे के कपड़े और खिलौने शामिल थे। थोड़ी बहुत शॉपिंग शहरी ने अपने लिए और वालिदैन के लिए भी की थी। उसके बाद शहरी 5 स्टार होटल में जाकर खाना खिलाना चाहता था, लेकिन समारा ने ये कहकर मना कर दिया कि शहरी, आप तो जानते ही हैं खाना खाते ही किस कदर बुरी हालत होती है मेरी, इसलिए खाना घर में ही खाएंगे। जिस पर शहरी, ओके जनाबे आलिया, जो आपका हुक्म, और फिर दोनों घर की तरफ चले गए। काशान ने जब कॉल पर कहा, अमीरा तुम ठीक तो हो ना, तब किरण भी खामोशी से दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। काशान जब अपनी कार लेकर घर से बाहर निकला तो किरण चादर उड़ाती नन्हे शामी को उठाकर बाहर निकली। सामने ही पोर्च में ज़मीर साहब की गाड़ी खड़ी थी। किरण शामी को साथ वाली सीट पर डालती खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। चौकीदार को ज़रूरी हदायत देती वो घर से बाहर निकली और काशान की गाड़ी का पीछा करने लगी। वो काशान से थोड़े फासले पर गाड़ी ड्राइव कर रही थी। तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव के बाद काशान ने गाड़ी एक पुरानी इमारत के सामने रोक दी, जो कि अंधेरे में डूबी हुई थी। काशान गाड़ी से उतरकर इमारत की अंदरूनी साइड चल पड़ा। हाथ में अपनी गन भी पकड़ ली, जो हमेशा उसकी गाड़ी में रहती थी। काशान ने मज़ीद आगे बढ़ते हुए अमीरा को आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। काशान थोड़ी थोड़ी देर बाद अमीरा को आवाज़ देता हुआ इमारत के एक हिस्से में आ चुका था। अमीरा, अमीरा किधर हो? मैं आ गया हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, बस मुझे इशारा कर दो। हाथ में शामी को थामे किरण भी काशान के पीछे आ रही थी। ये काशान मलिक के लफ्ज़ किरण के दिल में किसी कांटे की तरह चुभ रहे थे, क्योंकि ये लफ्ज़ काशान किरण के लिए नहीं बोल रहा था, जिसने उसके लिए पूरे ख़ानदान की नाराज़गी मोल ली थी। ये तो इस अमीरा नामी बला के लिए था, जो किरण और काशान के बीच में आ रही थी। अमीरा, काशान को एक तरफ से डरी सहमी आवाज़ सुनाई दी, काशान, मैं इधर बंधी हुई हूँ। काशान अंधेरे में ही अंदर भागा, लेकिन ये क्या? काशान जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, कमरा रोशन हो गया। वो कमरे में दाखिल हुआ तो अमीरा भागती हुई उसके गले आ लगी। ये सब इतनी अचानक हुआ कि काशान को संभालने का मौका ही नहीं मिला और वो हक्का बक्का सा अमीरा को देखता गया, जो इस वक्त उसके सीने में मुँह छुपाए खड़ी थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर काशान, हैप्पी बर्थडे डियर काशी। सीने से लगी अमीरा ने जब ये अल्फाज अदा किए तो काशान ने अमीरा को अपने से अलग करते हुए कहा, ये सब क्या है अमीरा? काशान ने गुस्से से कहा, अरे बाबा, सरप्राइज़ था ये सब, तुम्हारी आज बर्थडे है ना, और देखो तो कौन कौन आया है। अमीरा ने बाकी दोस्तों की तरफ इशारा किया, जो अब सामने आ चुके थे। अब छोड़ो भी गुस्सा यार, ये सब अमीरा ने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, चलो अब शाबाश, जल्दी से केक काटो। रुमीना, अरमान और सनी ने काशान को गुस्से में देखकर कहा, ये चारों दोस्त थे और बचपन साथ गुजरा था, इन सब का कॉलेज तक एक साथ रहे, फिर जब ये यूनिवर्सिटी में पहुंचे तब ये सब तो अमेरिका चले गए। जबकि काशान की मुलाकात यूनी में किरण के साथ हुई, जिसे मिलकर काशान को पहली नज़र में ही किरण से मोहब्बत हो गई थी, और ये मोहब्बत दोनों ने निकाह करके हमेशा के लिए पा ली। ऐसे में काशान का इन चारों से रब्ता नहीं हो सका था, इसीलिए वो सब ही काशान की शादी से बेखबर थे। इस सब में किरण दीवार की ओर में होकर सब खामोशी से देख रही थी। किरण दो लड़कों और दो लड़कियों के ग्रुप में खड़े काशान को देख रही थी, जिसने केक काटा और सबसे पहले अमीरा को खिलाया। अब किरण की बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। किरण ने भी आज काशान के लिए सरप्राइज़ रखा था। क्या ऐसा हो सकता था कि काशान की बर्थडे होती और किरण भूल जाती? उसने इतनी मसरूफ रूटीन में भी उसके लिए वो सब किया था, पर काशान ने क्या किया था? वो गुस्से के आलम में दीवार की ओर से निकलकर रोशन गोशे में सामने आई और हाथ से ताली बजाते हुए बोली, वाह वाह काशान मलिक वाह, आपको तो बेशर्मी का मेडल देना चाहिए, जो रात के इस पहर लड़की को गले लगाए पार्टियाँ एंजॉय कर रहे हैं, और आपको मेरी या शामी की कोई परवाह ही नहीं। किरण जब्त करने के बावजूद भी अपना लहजा नॉर्मल नहीं रख पाई। जहाँ किरण को देखकर काशान दंग रहा था, वहीं वो चारों भी नाआशना अंदाज में किरण को देखने लगे। किरण, तुम यहाँ? काशान ने हैरत से उसे देखा। क्यों, आपने क्या सोचा था? मुझे कभी पता नहीं चलेगा? हाँ, मैं पागल लगती हूँ आपको? आपको ज़रा भी मेरा या शामी का ख्याल नहीं आया? किरण ने आंखों को रगड़ कर साफ किया। किरण, किरण बात तो सुन लो यार। काशान ने उसका हाथ पकड़ना चाहा। पीछे रहे आप, किरण चिल्लाई। हु इज़ शी? अमीरा ने किरण की तरफ इशारा करके अपने दोस्तों से पूछा। मैं बताती हूँ तुम्हें मैं कौन हूँ। किरण काशान को छोड़कर उन सब की तरफ बढ़ी। किरण नाम है मेरा, और मैं हूँ मिसेस काशान, और ये है एहतशाम काशान मलिक। किरण ने शामी की तरफ उंगली करके कहा, काशान, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, अब मुझसे या मेरे शामी से मिलने की कोशिश भी मत कीजिएगा। किरण अपने आंसू साफ करती शामी को लेकर बाहर गई। किरण, किरण मेरी बात तो सुनो यार। लेकिन वो गाड़ी में बैठ कर जा चुकी थी। काशी, ये कौन थी यार, और ऐसे क्यों कह रही थी कि तुम उसके हस्बैंड और वो बच्चा? अमीरा ने फिक्रमंदी से कहा, क्योंकि उसके दिल में अजीब सा डर था काशान को खोने का।
अमीरा वो सच कह रही थी, वो मेरी वाइफ है और उसकी गोद में मेरा बच्चा। काशान ने परेशानी से अमीरा को बताया, क्योंकि किरण से दूरी और नाराज़गी शुरू से ही काशान मलिक के बस की बात नहीं थी। अब मैं चलता हूँ यार, काशान ने अपनी पेशानी मसलते हुए कहा, क्योंकि उसके सर में शदीद दर्द हो रहा था। रुक जा यार, बात तो सुनता जा। अरमान ने उसको रोककर कहा, यार हमें नहीं पता था तुम्हारी शादी हो चुकी है, पर अमीरा तो आज तुम्हें प्रपोज करने वाली थी। ये कार्ड देखो। रोमिना ने काशान को कार्ड थमाया। मत दो काशी को अब ये। अमीरा ने काशान के हाथ से लेना चाहा, लेकिन उसने मुकम्मल पढ़ा। काशान, मुझे नहीं पता कब कैसे मैं तुमसे प्यार करने लगी, बल्कि ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि इतने साल दूर रहने के बावजूद भी मैं तुम्हें कभी एक पल के लिए भी नहीं भूल सकी। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारी अमीरा। ये कार्ड में लिखा था और अमीरा गर्दन झुकाए खड़ी थी। देखो अमीरा, मैं तुम्हें हमेशा दोस्त समझता रहा हूँ और इसके अलावा कुछ नहीं, और तुम्हें मुझसे अच्छा लड़का मिल जाएगा। काशान ने कार्ड उसे वापस थमाते हुए कहा, अच्छा नहीं चाहिए काशी, नहीं चाहिए, तुम चाहिए ना। प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, बेशक उसे भी साथ रखना, मुझे एतराज़ नहीं होगा। अमीरा ने उसका बाजू पकड़कर रोते हुए कहा, छोड़ो मेरा बाजू। काशान ने बाजू छुड़वाना चाहा, लेकिन अमीरा ने बगैर छोड़े कहा, नहीं छोड़ूंगी जब तक शादी के लिए मान नहीं जाते। वो चिल्लाई। चटाक, एक ज़ोरदार थप्पड़ अमीरा का मुंह दूसरी जानिब कर गया। तुमसे शादी कभी नहीं करूँगा, तुम किसी की भी मजहबी बीवी बनने के लायक नहीं हो। तुम अमरीकियों की बीवी बनने लायक हो, जिनको तुम फॉलो करती हो। जहाँ तक किरण का सवाल है, वो मेरी ज़िंदगी भी है और मेरा प्यार भी। इस जैसी कोई नहीं हो सकती। पूरे ख़ानदान से लड़कर मेरा साथ निभाया है उसने। और दूसरी बात, मेरी ज़िंदगी में किरण के अलावा किसी दूसरी के लिए कोई जगह नहीं। वो उसे झंझोड़ते हुए बोला और बगैर किसी की कोई बात सुने वहाँ से चला गया। आज सबा दिलावेज को कॉलेज में देखकर बहुत खुश हो रही थी। वो दोनों कितने टाइम बाद मिली थी। अरे दिल, ये तुम हो? सबा, हाँ ये मैं ही हूँ, मिसेज शावेज कियानी। कोई शक है क्या? दिल ने आबरूज खाकर कहा। ओह, तो अब कियानी साहिबा खुद को मान चुकी हैं आप? सबा ने उसकी बात सुनकर हैरानी से कहा। जो कल तक शावेज से इतनी नाराज़ थी, अब उसके नाम से तारुफ करवा रही थी। दिल जल्दी में जो मुंह में आया बोल गई थी, बट अब सबा की बातें सुनकर पछता रही थी। चलो चलते हैं, देर हो रही है। दिल उसकी बात को नज़रअंदाज करती उसे लेकर चली गई। ओ नो यार, सबा ने अपने सर पर चित लगाई। अब क्या होगा? क्या हुआ सबा? दिलावेज ने उसे रुकते देकर कहा। यार मैंने आज स्पीच करना था, अब क्या होगा? मुझे तो याद ही नहीं, सबा ने परेशान होकर कहा। अच्छा ये बताओ, स्टेज स्पीच किस बारे में है? दिलावेज ने उससे पूछा। कायनात बारी ताला पर। ओके मैं कर दूंगी यार। ओके थैंक्स यार, सबा ने दिल का गाल चूमते हुए कहा। अरे हटो, तुम भी ठरकी बन गई हो। दिलावेज ने उसे मजाक में थप्पड़ लगाया। दोनों हंसती हुई ग्राउंड की तरफ चली गईं। अब स्टेज शुरू हो चुका था। सबा की बारी पर दिल ने स्टेज स्पीच की। दिलावेज अबाया में थी, इसीलिए उसे कोई पहचान नहीं सका। दिलावेज ने स्पीच शुरू की। दिलावेज की स्पीच खत्म हुई तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अरे दिल, तुमने तो बहुत ज़बरदस्त स्पीच दी यार, सबा से कहा, और फिर दोनों क्लास की जानें बढ़ गईं। दिन पर लगाकर गुजर रहे थे। शावेज को गए हुए आज 25 दिन हो चुके थे। वो आज रात की फ़्लाइट से वापस आ रहा था। दिलावेज के पेपर भी ख़त्म हो चुके थे, जो कि दिल ने बहुत अच्छे से दिए थे। दिल और सबा दोबारा एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थी। आज दिल भी दोपहर में वापस आ चुकी थी, क्योंकि शावेज ने आज आ जाना था। ऐसे में नजमा बेगम ने दिल को वापस जाने का कहा था। उनका कहना था, वापस जाओ, सास ससुर की नज़र में बुरी मत बनो, क्योंकि जब से शावेज गया था तब से वो माँ के घर थी। शावेज को आने में अभी थोड़ा वक्त ही था। इतने में किरण अपने बेटे को लेकर घर में दाखिल हुई। इस वक्त शैला बेगम और शेरोज़ कियानी अपने रूम में थे। किरण सीधी दिलावेज के रूम में जा पहुंची। भाभी आप खैरियत तो है ना भाभी, आप इस वक्त? दिल ने परेशानी से सोए हुए शामी को किरण से लेकर बेड पर डालते हुए पूछा। कुछ भी खैरियत नहीं है दिल, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए नई भाभी देख ली है। ये कहते ही किरण रोने लग गई। भाभी मत रोएं, ये पानी ले। दिल उसे पानी का ग्लास पकड़ाने लगी। भाभी प्लीज़ रोना बंद करें और पूरी बात बताएं ना। फिर किरण ने पहली कॉल से लेकर आज की बात तक सब दिलावेज को बता दिया। भाभी ये तो गलत किया भाई ने। दिल ने फिक्रमंदी से कहा, आप नाराज़ होकर आई हैं, आप सबको क्या बताएंगी? मामा पापा परेशान हो गए। दिल ने अपने सास ससुर के लिए परेशान होते हुए कहा, नहीं दिलावेज, मैं मामा पापा शावेज को कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि काशान से शादी का फैसला मैंने सबकी मर्जी के खिलाफ किया था। अब मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती। जो भी है मैं खुद झेल लूँगी, और तुम भी किसी से जिक्र मत करना। मैं यही कहूँगी, मैं कुछ दिन रुकने आई हूँ। किरण ने आंसू साफ करते हुए कहा। और किरण भाभी, कुछ दिन के बाद क्या होगा? जब सबको पता चलेगा शावेज तो मुझे मार डालेंगे। अगर भाई की बात सबके सामने आ गई तो दिल ने परेशानी से कहा, कुछ नहीं होगा दिलावेज, तुम परेशान मत हो, मैं शावेज को ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। वो पहले ही तुम्हारे साथ ज्यादती कर चुका है। किरण उसे समझाकर शामी को लेकर अपने रूम में चली गई। शहरी जब रूम में आया तो समारा सोने की तैयारी में थी। शहरी आकर बेड पर समारा के करीब बैठ गया। क्या हो रहा है? शहरी ने आंख मार कर कहा और उसका क्लिप बालों से निकाल दिया, जिससे उसके लंबे बाल खुलकर उसकी पुछ पे बिखर गए। शहरी प्लीज़, समारा ने मुंह बनाकर कहा और दूसरी जानिब करवट मोड़ ली। शहरी उसकी कमर पर बिखरे बालों को हटाता हुआ उसकी गर्दन पर झुक चुका था। शहरी प्लीज़ सोने देना, समारा ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा। यार कैसे सोने दूँ? मेरी नींदें उड़ाकर तुम खुद सो जाती हो और मैं तुम्हें देख देख कर आहें भरता रहता हूँ। शहरी ने थर्ड क्लास के मजनू हीरो की तरह दिल पर हाथ रखकर कहा, तो मैं कौन सा आपको कहती हूँ इन सब फजूलियात के लिए।
प्लीज़ शहरी, खुद भी सो जाएं और मुझे भी सोने दें। अभी आपकी अफलातून औलाद सुकून से सो रहा है तो आप मुझे सुकून लेने दें। जब वो जाग जाता है तो पेट में ऐसे चक्कर काटता है जैसे सर्वे की जिम्मेदारी उसके छोटे कंधों पर है। ऐसे में भला मैं कहाँ से सुकून से नींद ले पाती हूँ। समारा ने बेचारगी से तमाम कहानी बताई। जब से उसका 4th मंथ शुरू हुआ था बेबी बहुत तेज़ हरकत करता था। डॉक्टर ने भी फास्ट बेबी का लक़ब से नवाजा था। उफ पागल लड़की, तुम बिल्कुल पागल हो। शहरयार समारा की बातों से हंस हंस कर लोटपोट हो रहा था। तभी समारा उसके ऐसे हंसने पर नाराज़ हो चुकी थी। कोई ऐसे भी अपनी बीवी का मजाक बनाता है भला। समारा उसे जताती हुई दूसरी तरफ फिर से करवट ले चुकी थी। ओके, मैं नहीं हंस रहा, तुम सो जाओ, शहरयार ने एहसान करने वाले अंदाज में कहा। तो समारा खुदा का शुक्र अदा करती फिर से सो गई, क्योंकि अगर शहरी ने फिर से उसे जागता पाया तो उसे मालूम था फिर शहरी अपनी मनमानी से नहीं रुकता। इसलिए वो जल्दी से आंखें बंद कर चुकी थी। काशान को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था कि उसे किरण को पहले ही झूठ नहीं बोलना चाहिए था। और वैसे भी अमीरा कौन सा उसकी गर्लफ्रेंड थी जो काशान ने किरण से ऐसे गलत बयानी की। अब काशान को किरण और शामी की भी याद आ रही थी। काशान ने कुछ सोचते हुए किरण को कॉल मिलाई। बेल जाती रही लेकिन किरण ने कॉल रिसीव करने की ज़हमत नहीं की। काशान ने अब दिलावेज को कॉल मिलाई ताकि मालूम तो हो सके कि वो खैरियत से वहाँ पहुँच तो गई है ना। दिलावेज ने दूसरी बेल पर कॉल रिसीव कर लिया। अस्सलाम वालेकुम के बाद काशान ने जब किरण का पूछा तो दिल फट पड़ी। भाईजान, आप क्या करते फिर रहे हैं? आपको मेरी ज़रा बराबर भी परवाह नहीं। जब आपको किसी दूसरी के साथ अफेयर ही चलाना था तो किरण भाभी से भाग कर निकाह करने की क्या ज़रूरत थी? दिल गुड़िया, बात तो सुनो ना। लेकिन दिलावेज उसकी बात काटती हुई बोली, निकाह आप दोनों ने किया, सज़ा मुझे वैसी ने दी। फिर अब जबकि मैं अपनी ज़िंदगी में थोड़ी खुश होने लगी तो आप फिर से मसला बना रहे हैं। अगर किरण भाभी ने इधर किसी को बता दिया तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? और वैसी उन्होंने तो जान लेनी है मेरी, क्योंकि आप मेरे भाई जो ठहरे, आपकी सज़ा मुझे ही मिलेगी ना। खुदारा भाईजान, किरण भाभी को मनाकर घर ले जाएं अगर आप अपनी बहन को आबाद देखना चाहते हैं तो। आखिर में दिल की आंखों से आंसू छलक पड़े। अपने साथ हुई पिछली बातों को सोचकर वो काशान की सुने बगैर अपनी कहीं जा रही थी। दिलावेज ने आज तक काशान से इस लहजे में बात नहीं की थी जिसमें आज कर रही थी। काशान को बेसास था कि मामला बहुत संजीदा है, लेकिन दिल तो कुछ ज़्यादा ही महसूस कर रही थी। ओके ओके गुड़िया, तुम परेशान मत हो, मैं उसे मना कर ले जाऊँगा। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें कभी भी मेरी वजह से अपने ससुराल और हस्बैंड की नज़रों में शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। शाबाश, चुप हो जाओ। अब काशान के प्यार से कहने पर वो चुप हो गई। अच्छा तुम सुनाओ, इतनी देर तक क्यों जाग रही हो? वो आज शाहवेज़ की तुर्की से वापसी है ना, तो बस इसीलिए जाग रही थी। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, अल्लाह हाफ़िज़। दिलावेज़ ने मोबाइल रखा ही था, साथ ही दरवाज़ा खोला और शाहवेज़ अंदर दाखिल हुआ। कैसी हो दिलावेज़? शाहवेज़ ने उसे आंखें भरकर देखते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, बताएं सफ़र कैसा रहा? दिलावेज़ ने भी लिए दिए अंदाज में पूछा। ठीक गुजरा, शाहवेज़ ने भी नॉर्मल अंदाज में कहा। वो काफ़ी हर्ट हुआ दिल के इस रवैये पर। वो एक माह बाद वापस आया और दिलावेज़ फिर भी यूँ मिली। वो अपना बैग लेकर चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया। शाहवेज़ को वापस आए आज हफ्ता हो चुका था, पर दिलावेज़ के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई थी। ये सुबह का वक्त था। शाहवेज़ ऑफिस से घर आया था इम्पोर्टेंट फ़ाइल लेने, जो कि आज की मीटिंग के लिए ज़रूरी थी। शाहवेज़ अपने कमरे की जानिब जा रहा था कि उसे दिलावेज़ की आवाज़ सुनाई दी, जो किचन में से आ रही थी। वो मुलाजमा से किसी चीज़ का पूछ रही थी। बानो, इमली किधर है? दिलावेज़ ने हुक्म देती हुए कहा। बीबी जी, और तो नहीं है, जो इमली थी आपने खा ली। अब वो मुलाजमा को गुस्से से देखती हुई बोली, अच्छा अचार ला कर दो मुझे। मुलाजमा ने अचार दिलावेज़ को लाकर पकड़ाया, जो वो लेते हुए अपने कमरे में जाते फिर बोली, सुनो, आज दिन में इमली और अचार वाली बिरयानी बनाना, रहमत से सब चीज़ें मंगवा लेना। दिलावेज़ उसे हदायत देती कमरे में चली गई। शाहवेज़ और शहरयार कॉन्फ्रेंस रूम में मिस्टर जाहिद के हमरा मीटिंग में मसरूफ़ थे। मिस्टर कियानी, हमारी कंपनी को बहुत फ़ायदा पहुंचा है जब से आपके साथ हाथ मिलाया है। ये कॉन्ट्रैक्ट तो आपका ही है, पर कल रात दुबई में मीटिंग है, दुनिया भर के बिजनेसमैन इसमें शामिल होंगे। अगर आप वो हासिल कर ले तो यकीन माने मिस्टर कियानी, आप शहर के तो टॉप बिजनेस टाइकून हैं ही, फिर दुनिया भर में भी आपका नाम बोलेगा। और हमसे दोस्ती का हाथ आप पहले ही बढ़ा चुके हैं। पर मिस्टर जाहिद, हम दोनों तो बिल्कुल भी साथ नहीं जा सकते, शहरी ने कहा। तो कोई एक चला जाए मेरे साथ। ओके ठीक है, हम मशवरा करके आपको इन्फॉर्म कर देते हैं, शाहवेज़ ने कहा। और शहरयार और शाहवेज़ कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आ गए। शाहवेज़, तुम क्या कहते हो, दुबई जाना चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल शहरयार भाई, ज़रूर जाना चाहिए, गोल्डन चांस मिस नहीं करना चाहिए। ओके फिर ऐसा करते हैं, अब मैं चला जाता हूँ जाहिद के साथ, शहरयार ने कहा। लेकिन भाभी का क्या होगा? शाहवेज़ ने पूछा। उसे भी साथ लेकर जाऊँगा, अब उसकी तबीयत बेहतर है। ओके फिर मैं आपके लिए टिकट्स का अरेंज करता हूँ, शाहवेज़ ने कहा। चलो तुम पता करो, मुझे थोड़ा काम है वो देख लूँ, शहरी ने फ़ाइल खोलते हुए कहा। थोड़ी देर बाद शाहवेज़ शहरी के कैबिन में आया। उसे टेक्स्ट पकड़ाते हुए बोला, आज सुबह 4 बजे की फ़्लाइट है आपकी। शाहवेज़ ने कुर्सी पर बैठते हुए उसे मज़ीद बताया। ओके ठीक है, चलो अब घर चलते हैं, टाइम भी हो गया है। आप चले, मैं थोड़ा रुक कर आऊँगा, काम है कुछ। शाहवेज़ के कहने पर शहरयार ऑफिस से बाहर निकल गया। माँ जी, ये कोई गाड़ी का सफ़र थोड़ा ही है जो किसी किस्म के ख़तरे की बात होगी। आप बेफिक्र रहें, प्लेन का सफ़र आरामदेह होता है, शहरयार शाइस्ता बेगम को समझाता हुआ कह रहा था, जो समारा को साथ के जाने पर नाराज़ थी कि इस कंडीशन में समारा को साथ नहीं जाना चाहिए। ना करते हुए भी शाइस्ता बेगम को इजाज़त देनी पड़ी। अब शहरयार और समारा अपनी पैकिंग में मसरूफ़ थे।
समी शहरी ने पैकिंग के दौरान उसे पुकारा। जी शहरी, वो मामू जान वाले फ्लैट की कीज़ रख लेना साथ। कौन से फ्लैट की बात करें आप शहरयार? समारा ने सोचते हुए पूछा, क्योंकि उसे वाकई में याद नहीं आ रहा था। अरे यार, जो मामू जान ने हमें शादी का गिफ्ट दिया था, फ्लैट यूए में। ओह अच्छा, जी जी वही। मेरी ना समझ बीवी, शहरी ने मजाक बनाना ज़रूरी समझा, जिस पर समारा उसे घूरती हुई उसकी बात से चिड़ी। समारा और शहरी दुबई पहुंच चुके थे। दोनों ने इकट्ठे नाश्ता किया। उसके बाद शहरी समारा को मीटिंग का बोलकर फ्लैट से बाहर निकलता हुआ उसे दरवाज़ा लॉक करने का कहने लगा। समारा और शहरी इस फ्लैट में थे जो कियानी रियाज ने दोनों को शादी का गिफ्ट दिया था। शहर रोज़ हाउस में सब डिनर करने के बाद अपने अपने कमरों में जा चुके थे। किरण कमरे में आई तो उसके मोबाइल पर काशान की कॉल आ रही थी। किरण को आज इधर आए हुए 10 दिन हो चुके थे। किरण ने मुंह बनाते हुए कॉल रिसीव की। किरण मेरी जान, ट्रस्ट मी, मेरा मीरा के साथ सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है, उसके अलावा वो मेरी कुछ नहीं लगती। तुम क्यों बिला वजह शक करके हमारे बीच दूरियां बढ़ा रही हो? काशान ने उसे सारी बात क्लियर करते हुए कहा। सच कह रहे हैं आप काशान? किरण ने तस्दीक चाही। तुम्हारी कसम मेरी जान, बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैं। अब प्लीज़ वापस घर आ जाओ, तुम्हारी और शामी की बहुत याद आती है। ओके, किरण ने मुख्तसर कहा। ओके तो फिर मैं सुबह आ रहा हूँ तुम्हें लेने, काशान ने कहा। अच्छा आ जाइएगा। किरण के कहने पर काशान ने कहा, ओ आई लव यू मेरी जान, लेकिन किरण बगैर जवाब दिए कॉल रख चुकी थी। शाहवेज़ कमरे में गया तो दिलावेज़ ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी। शाहवेज़ ने दिलावेज़ को पुकारा। दिलावेज़ ने शाहवेज़ के पुकारने पर सिर्फ उसकी तरफ देखा था। यार प्लीज़ बस कर दो अब ये सब, शाहवेज़ दिल के करीब आते हुए प्यार से बोला। पर दिलावेज़ भी अपने नाम की एक थी, उसे सीधी तरह कहाँ मान जाना आता था। शाहवेज़ के बाजू पर हाथ रखने से दिलावेज़ ऐसे दूर हटी जैसे उसे 440 वाट का करंट लगा हो। शाहवेज़ को दिलावेज़ का इस तरह दूर हटना बहुत बुरा लगा था। वो जब्त करता उसका बाजू अब बेदर्दी से पकड़कर अपने सामने कर चुका था। मेरे ख्याल में शादी के बाद 4-5 मंथ काफ़ी होते हैं शादीशुदा ज़िंदगी को कबूल करने के लिए। मेरे ख्याल में अब तुम्हारा माइंड रिलेशनशिप के लिए तैयार होना चाहिए। अगर नहीं भी तैयार तो भी तुम कान खोलकर सुन लो। शाहवेज़ मज़ीद उसे खुद से करीब तर करते हुए बोला। तुम अपना माइंड बनाओ चाहे ना बनाओ, लेकिन अब तुम्हारे पास बस कल तक का वक्त है। अगर तुम खुद मेरे करीब आने का माइंड बना लो तो ठीक, वरना मैं उसके बाद तुम्हारा सारा लिहाज बिला ताक रखूँगा। शाहवेज़ अपनी बात मुकम्मल करके उसे झटके से छोड़ा तो नाजुक सी दिलावेज़ गिरते गिरते बची। उसे अभी तक बाजू में दर्द हो रहा था जहाँ से शाहवेज़ ने उसे पकड़ा था। शाहवेज़ अब बेड पर जाकर लेट चुका था। दिलावेज़ भी सोने लेट गई। वो पर कल का सोचकर परेशान हो रही थी, वो कैसे खुद से उसके करीब जा सकती है। शाहवेज़ सुबह जब नाश्ता करके ऑफिस जाने लगा तो नाश्ते के दौरान दिलावेज़ के हाथ से दूध का ग्लास गिरकर टूट गया। तब शैला बेगम ने फ़ौरन दिल पर हाथ रखते हुए कहा, या अल्लाह खैर, दूध का गिरना और कांच का टूटना अच्छी बात नहीं। तब शहरोज़ कियानी ने बेगम को टोकते हुए कहा, अरे बेगम, कौन सा ज़माने की बातें कर रही हैं आप? ये सब दकियानुसी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। शहरोज़ कियानी के कहने पर शैला बेगम खामोश हो गई। दिलावेज़ का कॉलेज में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। वो बहुत परेशान थी। उसका दिल किसी अनहोनी का पता दे रहा था। वो खुदा से खैर की दुआ करती फ्रेंड के साथ मसरूफ़ हो गई। शाहवेज़ ऑफिस में काम कर रहा था जब उसे एक कॉल आई। ये उसके दोस्त की कॉल थी। शाहवेज़ ने नंबर देखते हुए कॉल रिसीव की तो मेहरान की घबराई हुई आवाज़ उसे सुनाई दी। शाहवेज़, रमेश का एक्सीडेंट हो गया, उसकी बहुत बुरी हालत है। तुम्हारा ऑफिस वहाँ से करीब है, जल्दी पहुँच। मैं यहाँ अकेला कुछ नहीं संभाल सकता, मेहरान ने उसे बताया। रमेश शाहवेज़ का बहुत अच्छा दोस्त था, बिल्कुल भाइयों जैसा। ओके ओके, मैं अभी पहुँच रहा हूँ। मेहरान ने जब एड्रेस बताया तो शाहवेज़ जल्दी से गाड़ी की उठाता हुआ ऑफिस से बाहर निकल गया। शाहवेज़ मुजाहिद मैनेजर को ऑफिस का कहकर वहां से निकल गया। शाहवेज़ रैश ड्राइविंग करता जा रहा था कि सामने से आते ट्रक को देखकर बर वक्त ब्रेक नहीं लगा सका, जिस वजह से शाहवेज़ की गाड़ी बुरी तरह ट्रक से टकराई और शाहवेज़ का एक्सीडेंट हो गया। शाहवेज़ को सर पर और सीने पर बहुत ज़्यादा चोटें आई थी और एक बाजू भी फ्रैक्चर हो चुका था। शाहवेज़ इस वक्त हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में मौजूद था। शाहवेज़ की हालत बहुत नाजुक थी। उसकी हालत के पेश नज़र डॉक्टर ने कहा था, पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, उन्हें दुआएं ही बचा सकती हैं, वरना हम उनके कंडीशन को देखकर कुछ नहीं कह पा सकते। आप बस दुआ करें, बाकी खुदा के आगे किसकी चलती है। शाहवेज़ का एक्सीडेंट हुआ तो वो भी सड़क पर पड़ा। उसकी हालत देखकर कोई भी करीब नहीं आ रहा था। दूर से देखने वाला शाहवेज़ को मुर्दा समझ रहा था। काशान किरण को लेने जा रहा था कि रास्ते में शोर उठा के बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है। काशान भी इंसानी हमदर्दी के तहत देखने चला गया। जब काशान की नज़र सामने बुरी हालत में पड़े शाहवेज़ पर पड़ी, जो खून से लथपथ शायद आखिरी सांसें गिन रहा था, काशान माऊफ होते दिमाग के साथ शाहवेज़ की जानिब बढ़ा, जो कि उसकी जान से प्यारी बहन का सुहाग था और उसका इकलौता साला था। काशान ने जल्दी से शाहवेज़ को उठाकर अपनी गाड़ी में डाला और तेज़ी से गाड़ी को हॉस्पिटल के रास्ते पर डाला। काशान को समझ नहीं आ रहा था कि वो किसको इन्फॉर्म करे और किसे नहीं, क्योंकि शहरोज़ के यानी पहले ही बीमार रहते थे। अगर ऐसे में वो शाहवेज़ की कंडीशन उन्हें बताता तो मुमकिन था वो ये खबर बर्दाश्त नहीं कर पाते और शहरी कल ही बैरूनी मुल्क गया था। इसलिए काशान ने कुछ सोचते हुए शहर के यानी को कॉल की। काशान ने दुआ सलाम के बाद कहा, ताया अब्बा, शाहवेज़ का बहुत सख्त एक्सीडेंट हो गया, आप प्लीज़ अंकल आंटी को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचे। किरण और शैला को जब शाहवेज़ का पता चला तो इन दोनों को गशी के दौरे पड़े और शहरोज़ के यानी तो रब के सामने सज्जा रेज़ हो चुके थे।
वो दुनिया से अलग बस अपने रब से मुखातिब अपने बेटे की ज़िंदगी की भीख मांग रहे थे। शेर के आनी जब सबको लेकर हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ नजमा बेगम और ज़मीर अहमद भी पहुंच चुके थे। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में सभी परेशान हाल खड़े थे। वो सभी शाहवेज़ की ज़िंदगी की दुआ मांग रहे थे। किरण शैला बेगम के हमरा शाइस्ता बेगम और नजमा बेगम भी नमाज हजात अदा कर रही थी। काशान बेटा दिल को तो कॉलेज से ले आओ, किरण बता रही थी। आज उसकी कॉलेज की कोई पार्टी है। जब भी वो कॉलेज गई थी ज़मीर अहमद ने दामाद की बिगड़ती हालत के पेश नज़र कहा, मैं ले आता हूँ बाबा। काशान दिलावेज़ को कॉलेज लेने पहुंचा तो सबा दिल से बोली, अरे यार दिल, काशान भाई क्यों आ गए तुम्हें अभी से लेने? अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई ठीक से और तुम जा रही हो। सबा अफसोस से बोली, पता नहीं यार भाईजान क्यों आए हैं, मुझे भी नहीं बताया और मैं आई भी अपने घर से थी तो भाईजान क्यों लेने आए? अच्छा चल तू, मैं खुद पूछती हूँ काशान भाई से। दिलावेज़ और सबा दोनों जब काशान के पास पहुंची तो काशान ने कोई बहाना लगाकर दिल को ले जाना चाहा तो सबा ने नॉन स्टॉप बोलना शुरू कर दिया, सबा तुम समझती क्यों नहीं? शाहवेज़ का एक्सीडेंट हो गया है, वो आईसीयू में है, दिलावेज़ का जाना बहुत ज़रूरी है। काशान ने तंग आकर सच बताया तो दिलावेज़ तो जैसे बुत बन चुकी थी। उसने चलाकर मेरे वैजी कहा और गश खाकर बेहोश हो गई। दिलावेज़ खुद को संभालो। काशान उसे उठाता हुआ गाड़ी में डाल चुका था। जाहिद ने बारी बारी तमाम दूसरे लोगों से शहरयार को मिलवाया था जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ ममालिक से था। तमाम लोगों ने जब कियानी इंडस्ट्री की कारकर्दगी और कारोबारी सपोर्ट को देखा तो ये कॉन्ट्रैक्ट शहरयार को देने का इरादा किया। शहरी बहुत खुश था। अच्छा मिस्टर शहरयार, मैं थोड़े काम से जा रहा हूँ, आप पार्टी के इख्तिताम पर जाइएगा। जाहिद उसे कहता हुआ बाहर चला गया। दिलावेज़ के होश में आने के बाद जब वो हॉस्पिटल पहुंची और शाहवेज़ की कंडीशन मज़ीद ख़राब का सुनकर वो सजदे में गिर गई। ए अल्लाह पाक, तमाम जहानों के मालिक, तेरे पास तो सब इख्तियारात हैं, तुझे तेरी रहीमी का वास्ता, प्लीज़ अल्लाह पाक मेरे वैजी को ठीक कर दे। टिप टिप आंसू निकल कर उसके दुपट्टे में जज्ब हो रहे थे। मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने उनके साथ अच्छा नहीं किया। अल्लाह मियाँ, मैं अच्छी बीवी साबित नहीं हो सकी, उन्हें अपने से दूर रखा। अल्लाह पाक एक बार, सिर्फ एक बार मेरे वैजी को वापस कर दे। मैं उनसे सब बातों की माफ़ी मांग लूँगी, प्लीज़ अल्लाह जी। वो रोते रोते दोबारा गशी में चली गई थी। डॉक्टर बाहर आया तो शेरोज़ के आनी लपक कर उसके करीब पहुँचे। डॉक्टर साहब कैसा है मेरा बेटा? शेरोज़ और शेर के आनी ने फ़ौरन पूछा। देखे कियानी साहब, डॉक्टर ने शेरोज़ के कंधे पर हाथ रखकर कहा, शाहवेज़ की जान तो बच गई है पर क्या डॉक्टर साहब, जल्दी बताएं, मेरा दिल बैठा जा रहा है। शैला बेगम तड़प कर बोली, शाहवेज़ कोमा में जा चुका है। हम उसके बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकते कि कोमा का दौरानिया कितना है। एक दिन भी हो सकता है, एक हफ़्ता भी हो सकता है, एक माह, एक साल या ज़िंदगी भर भी हो सकता है। हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है, आप दुआ करें, वो बेशक सुनने वाला है। डॉक्टर उन्हें हौसला देता हुआ चला गया। ये खबर तो कियानी पर क़यामत बनकर टूटी। सभी सकते के आलम में एक दूसरे को देख रहे थे। अभी शहरी को गए हुए घंटा भर ही हुआ था कि डोर बेल हुई। समारा ये सोचती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी कि शायद शहरी का काम जल्दी ख़त्म हो गया है, इसलिए वो जल्दी आ गया। समारा ने जब दरवाज़ा खोला था सामने किसी गैर आदमी को खड़ा पाया जो कि काले रंग का मास्क पहने उसे घूरने में मसरूफ़ था। समारा उसकी नज़रों से घबराती हुई जल्दी से दरवाज़ा बंद करने लगी, लेकिन इस आदमी ने समारा को ऐसा करने नहीं दिया। समारा उसे अंदर आता देखकर कमरे की तरफ भागी। इस आदमी ने उसे पकड़ना चाहा, लेकिन समारा मज़ीद तेज़ी के साथ भागी तो इस आदमी के हाथ समारा का दुपट्टा आ गया। वो इसके दुपट्टे को वहीं फेंकता हुआ समारा के पीछे भागा। समारा ने उसके सामने टेबल फेंका तो वो टेबल से टकराकर बुरी तरह गिरा। कांच के टेबल पर गिरने से उसे अच्छी भली चोट आई थी, मगर वो चोट की परवाह किए बगैर दोबारा समारा की तरफ भागा। समारा का पाँव अटका, तब भी उसने बहुत मुश्किल से खुद को गिरने से बचाया, जिस वजह से उसे थोड़ा रुकना पड़ा। अब समारा कमरे तक पहुँच चुकी थी। उसने दरवाज़ा बंद करना चाहा, लेकिन वो आदमी भी अब समारा तक पहुँच चुका था। अकेली औरत आखिर कब तक एक मर्द का मुकाबला करती? आखिरकार वो दरवाजे को खोलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। वो आदमी अपनी पेशानी से बहते खून को देखकर गुस्से में आ गया और खींचकर समारा के रुखसार पर थप्पड़ मारा। समारा घूमती हुई बेड पर जा गिरी। वो आदमी बेदर्दी से समारा के बाल पकड़कर बोला, कहा था तेरे बाप को मेरे प्रपोज़ल को रिजेक्ट मत करना, लेकिन उसने तेरी शादी मेरे बजाय उस शहरियार से कर दी। तेरी शादी हो गई तो क्या हुआ? मैं तुझे छोड़ूंगा तो अब भी नहीं। कौन हो तुम? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? समारा ने तकलीफ़ की शिद्दत से रोते हुए कहा, क्योंकि पेट के बल गिरने से उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मैं कौन हूँ अभी बताता हूँ। ये कहते ही उसने अपना मास्क उतार दिया, जिसे देखते समारा हैरानी से उस आदमी को देखने लगी। वो उसे अच्छी तरह पहचान चुकी थी। आप? हाँ, मैं तेरे हुस्न का कितना दीवाना था। अगर तू मेरी बीवी बन जाती। खैर छोड़, तेरे बाप ने अच्छा नहीं किया। अब तो तू बीवी किसी और की है, पर तेरे शौहर को बर्बाद करने की बारी मेरी। उसने ख़यानत से समारा को देखकर कहा, नहीं नहीं प्लीज़ ऐसा मत करना। समारा अपने पेट पर हाथ रखते रोने लगी। ऐसा तो अब मैं कर चुका हूँ, उसने हंसते हुए कहा और अपने पॉकेट से टिश्यू निकाल कर समारा के मुंह और नाक पर रखा तो समारा कुछ ही देर में बेड पर ढलक गई। वो आदमी समारा को उठाकर फ्लैट से बाहर निकल गया। जाहिद के वहाँ से निकलते ही शहरी का दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। वो बस समारा के पास जाना चाहता था
पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे समारा किसी मुसीबत में है। इसी खदशे के तहत शहरी ने समारा के नंबर पर कॉल मिलाई। मुसलसल बेल जाने पर भी जब समारा ने कॉल रिसीव नहीं की तो शहरी ने फ्लैट के लैंडलाइन नंबर पर कॉल की। वहाँ से भी जब जवाब मौसूल ना हुआ तो शहरी तमाम तर बातों को भुलाकर वहाँ से निकला। अपने फ्लैट पर पहुंचा। सामने का मंजर देखकर शहरी चकरा सा गया। फ्लैट का दरवाज़ा खुला और अंदर टेबल टूटा और सामान बिखरा देखकर वो अपने सोचने समझने की सलाहियत खो चुका था। उसे जब फर्श पर पड़ा समारा का दुपट्टा मिला था, उसका दिल चाहा वो खुद को ख़त्म कर ले। आखिर क्यों उसे अकेला छोड़कर गया था? उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हुआ है। उसकी बीवी समारा कहाँ गई? उसे कौन लेकर गया? इस गैर मुल्क में भला शहरी की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? लेकिन मेरी समी तो बहुत मासूम है। समारा का ख्याल आते ही शहरी की आंखों से आंसू टूटकर गिरने लगे। उसे आज अंदाज़ा हो रहा था कि वो समारा से कितनी मोहब्बत करने लगा है कि उसके गायब हो जाने पर उसे अपना दिल रुकता हुआ महसूस हो रहा था। शहरी सोचने लगा क्या करे। उसने कुछ सोचते हुए जाहिद का नंबर मिलाया कि वो इस मुल्क में आता रहता है, उसी से मदद मांगनी चाहिए। लेकिन कॉल करने पर शहरी को मालूम हुआ उसका नंबर तो बंद जा रहा था। अब क्या होगा? मेरी समी न जाने किस हाल में होगी। शहरी ने बेबसी से सामने टूटे हुए कांच पर हाथ मारा तो उसका हाथ जख्मों से भर गया। अब वो अपना सर पकड़ कर बैठ गया था। सुन होते दिमाग से शहरी के दिमाग में झटका सा हुआ। वो जल्दी से अपने मोबाइल पे समारा की लोकेशन देखता हुआ फ्लैट से बाहर निकल गया। आजकल ऑफिस शेर के आनी संभाल रहे थे। शाहवेज के कोमा में होने की वजह और शहरी दूसरे मुल्क में होने से उन्हें जाना पड़ा, क्योंकि शेरोज़ के आनी पहले ही बीमार थे और जवान बेटी की हालत ने उन्हें और भी कमज़ोर और उम्र रसीदा कर दिया था। ऐसे में शेर के आनी को ऑफिस आना पड़ा। शेर के आनी कब से शहरयार का नंबर मिला रहे थे, लेकिन शहरी का नंबर मुसलसल बन जा रहा था। दिलावेज शाहवेज के पास चेयर पर बैठी हुई थी। कुछ दिनों से उसकी तबीयत भी बहुत ख़राब रहने लगी थी। अभी भी बैठे बैठे उसे चक्कर आ गया था तो वो चेयर से गिरने लगी थी, लेकिन कमरे में दाखिल होती नर्स ने उसे गिरने से बचा लिया। किरण और काशान अभी अभी हॉस्पिटल आए थे। नर्स ने जब उन्हें दिलावेज का बताया तो किरण और काशान उसे चेकअप के लिए ले गए, क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी। डॉक्टर ने दिलावेज को चेक करने के बाद किरण को खुशखबरी सुनाई थी कि दिलावेज माँ बनने वाली है, जिसे सुनकर किरण की आंखों में आंसू आ गए कि इतनी खुशी की खबर किन हालात में मिल रही है। अगर ऐसे हालात ना होते तो सब कितने खुश होते ना। किरण ये सोचते हुए दिल को घर ले आई, क्योंकि उसे रेस्ट की ज़रूरत थी। शहरी और समारा जब दुबई एयरपोर्ट पर उतरे तब शहरयार को इधर थोड़ा काम था। तकरीबन आधे घंटे का शहरयार समारा को वेटिंग रूम में बिठाकर जाने लगा तो अपनी मासूम बीवी का सोचकर उसके गले में छोटा सा लॉकेट डाल दिया, जिसके साथ लोकेशन चिप लगी हुई थी। समारा चिप से बेखबर थी। शहरयार उसके गले में डाल कर गया था। जो फ्लैट पर पहुंचा तो समारा ने नहीं उतारा था, क्योंकि वो छोटा सा लॉकेट उसे बहुत पसंद आया था और अब शहरयार उसी लॉकेट की बदौलत समारा तक पहुँच सकता था। शहरी इसी लोकेशन को फॉलो करता ड्राइव कर रहा था। लेफ्ट साइड स्टीयरिंग होने की वजह से शहरी को काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी गाड़ी चलाने में, लेकिन वो आज किसी भी कीमत पर समारा तक पहुंचना चाहता था। उसके दिल में बुरे बुरे ख्यालात आ रहे थे। वो नहायत परेशानी में गाड़ी ड्राइव कर रहा था। लोकेशन जो रास्ता बता रही थी वो तो एयरपोर्ट की जानिब था। समारा को जब होश आया तो इस वक्त वो एक काले रंग के बुर्के में मौजूद थी, जिसमें उसका पूरा जिस्म छुप गया था। उसकी आंखें भी खुली नहीं थी। आंखों वाली जगह पर जाली लगी हुई थी। समारा के कानों में उसी आदमी की आवाज़ पड़ी जो किसी से कह रहा था, लड़की देख लीना शेख। उसके मुंह बोले, दाम लूँगा। ये तो तू अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान में लड़की की कितनी मांग है। उसने सामने खड़े अरबी से कहा, वल्ला जितना बोलेगा उतना दाम देगा हम। वो लड़की नहीं क्या चीज़ है? शेख ने दांतों की नुमाइश करवाते हुए कहा। शेख, इस लड़की पर मेरा दिल था, पर उसके बाप ने रिश्ता ना देकर मेरे साथ दुश्मनी पा ली। अब वो सारी उम्र तड़पेगा अपनी बेटी के लिए, और जाते जाते जो तुमने मुझे इस हाथ तक लगाने नहीं दिया कि तुम्हें पाकिस्तानी बच्चा भी चाहिए जो इसके पेट में पल रहा है, इसीलिए तो हम तुमको इतना पैसा देगा कि तू खुश हो जाएगा। ये तो तुमने ठीक कहा शेख, खुश तो तुम मुझे कर ही दोगे। अच्छा, हमारी फ़्लाइट कब की है? शेख ने घड़ी देखते हुए पूछा। उसके सारे अरेंजमेंट्स हो चुके हैं। जाली पासपोर्ट जिसमें वो तुम्हारी बीवी है और जहाज़ की टिकट्स, अभी से ठीक 20 मिनट बाद तुम एयरपोर्ट हो गए। पर एयरपोर्ट तक तो तुम भी मेरे साथ जाएगा। शेख ने एक और शर्त रखी। ओके ओके चल शेख। या अल्लाह, ये तो मुझे बेच चुका है। अल्लाह पाक मेरी हिफाजत करना। समारा ने आसमान की तरफ देखकर इल्तिजा की। आंखों से आंसू रवा थे। ये जाहिद ऐसा भी कर सकता है? समारा ने बेयकीनी से सोचा। इतना घटिया वो कैसे बन गया? समारा उसे पहचान चुकी थी। ये उसकी भाभी का दूर का रिश्तेदार था। साइम की शादी के बाद वो कुछ वक्त उसके पास पढ़ने गई थी। वहाँ ही जाहिद ने उसे देखा था। फिर पढ़ाई मुकम्मल होने पर समारा की वापसी हुई तो उसके बाद ही जाहिद भी मुस्तकिल पाकिस्तान शिफ्ट हो गया। फिर उसने समारा के लिए प्रपोज़ल भेजा, जो कि रियाज के आनी ने उसकी बड़ी उम्र और कुछ उसके मशकूक कारोबार की बिना पर रिजेक्ट कर दिया था। इसी बात का बदला वो अब समारा से ले रहा था। जाहिद का कहना था वो हमेशा से शहरयार को बिज़नेस में पीछे छोड़ना चाहता था, जो उसे कभी ना हुआ। फिर जब उसे शहरयार की शादी का इल्म हुआ तो वो बहुत जेलस हुआ कि उसे रिजेक्ट करके उसे शहरयार के साथ समारा को रुखसत कर दिया। इसीलिए फिर जाहिद ने मजबूरन शहरयार के साथ बिज़नेस में हाथ मिलाया और उसे धोखे से दुबई बुलवाया ताकि समारा का किडनैप कर सके। ये सब उसे जाहिद ने बताया था। अब जाहिद समारा और शेख को लेकर एयरपोर्ट पहुंच चुका था। समारा आयत करीमा का वेट कर रही थी जब उसे दोबारा बेहोश कर दिया गया। अब जाओ शेख, ले जाओ इसे। समारा को व्हील चेयर पर बैठाकर जाहिद ने शेख से कहा,
शेख खुशी खुशी व्हीलचेयर को पकड़कर जहाज़ की तरफ बढ़ रहा था। शहरयार गाड़ी को रोककर लोकेशन फॉलो करता अंदर आ रहा था। शहरयार अब इस एरिया में आ चुका था जहाँ से जहाज़ ने उड़ान भरनी थी, लेकिन गार्ड ने उसे रोक लिया। तभी शहरयार को याद आया, यहाँ शेरकियानी के जाने वाला भी इधर ही होता है। शहरयार ने फ़ौरन उसे कॉल मिलाई। शहरी की किस्मत अच्छी थी कि वो जल्दी आ गया। इसे सूरत हाल बताकर शहरी जब अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही जहाज़ उड़ान भर चुका था और उसकी लोकेशन भी रेंज से आउट हो चुकी थी। उसे पता चल चुका था इसी जहाज़ में उसकी समारा थी। शहरयार ज़मीन पर बैठता चला गया। उसके दिल से शदीद किस्म का दर्द निकला। उसे लगा अब वो समारा के बगैर एक सांस भी ले नहीं पाएगा। शहरी ज़मीन पर गिरा, अपने हवास खोता जा रहा था कि लोकेशन ढूंढ बजी और लोकेशन फिर से रेंज में आने लगी। शहरी ने झट से आंखें खोलकर देखा तो वो ऑफिसर भी सामने खड़ा था, जिसके तोसर से शहरी यहाँ तक पहुँचा था। मिस्टर कियानी, अभी उड़ान भरने वाली फ़्लाइट कुछ ख़राबी की वजह से 1 घंटा लेट हो चुकी है। आप इत्मीनान से अपना काम करें। किसी किस्म के खतरे की सूरत में मैं आपके साथ हूँ। मैं हर किस्म का तावन आपके साथ करूँगा। इस ऑफिसर की बात सुनकर शहरी के जिस्म में जैसे जान आ गई थी। थैंक्स ऑफिसर। शहरी भागता हुआ लोकेशन फॉलो करने लगा। अब लोकेशन के मुताबिक शहरी वहाँ पहुँच चुका था जहाँ समारा थी। शहरी ने देखा एक औरत बुरके में मलबूस व्हीलचेयर पर अपनी गर्दन ढलकाकर बैठी है और साथ उसके एक बड़ी उम्र का अरबी खड़ा था। शहरी के दिल ने गवाही दी कि ये समारा ही है। उसने अरबी से कहा कि आप इनका निकाब थोड़ा हटाएंगे, जिस पे वो शेख उल्टा शहरी का गिरेबान पकड़ चुका था। बकवास करता है तू, हमारा बीवी बीमार है और तू उसको बेनकाब देखना चाहता है। लेकिन इस ऑफिसर ने अरबी से शहरी का गिरेबान छुड़वाते हुए कहा, देखो शेख, ये काम बहुत ज़रूरी है, इसका देखना। अगर ये सच में आपकी बीवी है तो हमारी बहन है, लेकिन एक बार पर्दा हटाना होगा। अफसर के कहने की देर थी। अरबी को लगा अब उसे पकड़ा जाना है तो वो भागने लगा, लेकिन सिक्योरिटी ने उसे भागने नहीं दिया। शहरी ने नकाब हटाया तो वो उसकी समारा ही थी। शहरी ने तड़प कर समारा को गले से लगा लिया, लेकिन वो बेहोश थी। शहरी ने समारा को छोड़कर अरबी को पकड़ लिया। अबे बता, मेरी समी को क्या किया है कमीने। शहरी ने उसे 4-5 मुक्के मुंह पर मारे तो अरबी के नाक मुंह से खून बहने लगा। मिस्टर कियानी, होश में रहे, वो जस्ट बेहोश हैं। ऑफिसर ने शहरी से अरबी को छुड़वाते हुए कहा तो शहरी उसे छोड़ता हुआ समारा की तरफ बढ़ा। अब समारा होश में आ चुकी थी। वो शहरी कहते हुए उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। समी मेरी जान, बस मैं आ गया हूँ ना। शहरी सब लोगों के परवाह किए बगैर उसे गले लगाए हुए बोला, अगर आप लेट हो जाते मुझ तक पहुँचने में तो ये शेख मुझे ख़रीद कर ले जाता तो मैं मर जाती। समारा ने रोते हुए कहा, मरे तुम्हारे दुश्मन मेरी जान, मुझे ये बताओ तुम्हें वहाँ से लाया कौन था। जाहिद, आपका बिज़नेस पार्टनर। समारा ने उसके सीने में मुँह छुपाते हुए कहा। समारा ये है क्या? शहरी ने उसके सामने जाहिद की पिक्स की तो समारा हाँ में गर्दन हिलाती फिर से रोने लगी। अफसर, इस आदमी को अरेस्ट करवा दें, यहाँ कहीं होगा ये, शहरी ने जब्त करते हुए कहा और समारा को लेकर वहाँ से चला गया। जाहिद को उम्र कैद हो चुकी थी और शेख को भी सख्त सज़ा दी गई थी। आज 2 दिन हो चुके थे समारा के साथ वो हादसा पेश आए हुए। अब शहरी 1 मिनट के लिए भी समारा को अकेला छोड़कर नहीं गया था। समारा और शहरी समुद्र के किनारे बैठे बातों में मसरूफ़ थे। शहरयार ने आज समारा को दुबई में काफ़ी जगह घुमाया था। वो सब जगह से आकर अब लास्ट में इधर समुद्र के किनारे आए थे। वो मज़े से बातें करते एक दूसरे पे पानी गिरा रहे थे। दोनों की शरारतों को मोबाइल की रिंगटोन ने तोड़ा था। शहरयार की कॉल पे करके सलाम दुआ के बाद शेरकियानी ने कॉन्टैक्ट का पूछा, जी अब्बाजी, कॉन्टैक्ट हमें ही मिला है, पर अब्बाजी मैं 3 दिन से शावेज़ को कॉल मिला रहा हूँ, उसका नंबर ही नहीं लग रहा। उसे कहें मुझसे रब्ता करे। ओ पुत्र, वो रब्ता कैसे करेगा, हम पे तो क़यामत टूट पड़ी है। शेरकियानी ने शहरी को शावेज़ के बारे में बताया। ओह नो अब्बाजी, ये सब कैसे हो गया, अब कैसी तबीयत है उसकी। शहरी ने फ़िक्रमंदी से पूछा, पुत्र वो कोमा में चला गया है, खुदा जाने कब उसकी ये नींद टूटे। ओहो, शहरी को वाक़ई में शावेज़ की इस हालत पर बहुत दुख हुआ था, क्योंकि वो शावेज़ को अपना छोटा भाई ही मानता था। अब्बाजी ऑफ़िस कौन देख रहा है। शावेज़ की इस कंडीशन में अब शहरी को ऑफ़िस की फ़िक्र होने लगी थी, क्योंकि वर्कर्स के सहारे तो ऑफिस नहीं छोड़ा जा सकता था। पुत्र शहरोज़ तो आगे बीमार है, रही सही कसर अब बेटे की इस नागहानी आफत ने पूरी कर दी है। अब वो और भी बीमार रहता है। ऐसे में ऑफिस को उसे मुलाजमों पर छोड़ना कोई दानिशमंदी नहीं थी, इसीलिए ऑफिस की तुम फिक्र ना करो, मैं खुद ऑफिस आ रहा हूँ। बहुत अच्छा किया आपने अब्बाजी, और मैं कल की फ़्लाइट से वापस पहुँच रहा हूँ। ठीक है पुत्र, रब रखा, शेरकियानी ने कहा और कॉल बंद कर दी। क्या हुआ शहरयार, सब खैरियत है ना। समारा उसकी बातों से अंदाज़ा लगा चुकी थी कि कुछ बुरा हो गया है। समी, शावेज़ का एक्सीडेंट हो गया है। शहरयार ने समारा को शावेज़ के बारे में अफसोस से बताया। समारा भी शावेज़ की इस हालत का सुनकर काफ़ी परेशान हो गई थी। शावेज़ को कोमा में गए हुए 1.5 माह हो चुका था, लेकिन उसकी नींद अब तक नहीं टूटी थी। अब तो सब ने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि शावेज़ कभी इस लंबी नींद से जागेगा। दिलावेज़ को जब से अपनी प्रेगनेंसी का पता चला था, तब से उसके रोने में और भी शिद्दत आ चुकी थी। हर वक्त वैसी वैसी करती। वो इन 1.5 माह में बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। उसने शावेज़ की कंडीशन को दिल से लगा लिया था। उसकी खुद की तबीयत भी बहुत ख़राब थी। उसकी कंडीशन के पेश नज़र सब दिलावेज़ का बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन दिलावेज़ थी कि शावेज़ के पास से हिलती तक नहीं थी। किरण और शैला उसे समझा समझा कर थक चुकी थी। ऐसी कंडीशन में उसे खुद भी अपना ख्याल रखना चाहिए, लेकिन वो क्या कहती, जब मेरी वैसे ठीक होंगे तब वो ख्याल रखेंगे मेरा। नजमा बेगम और ज़मीर अहमद भी अपने दामाद की इस हालत पर बहुत रंजीदा थे और रोज़ ही शावेज़ की खबरगिरी के लिए हॉस्पिटल आते थे। काशान साहब, आपसे कोई लड़की मिलने आई है, मुलाजमा ने आकर बताया। ओके, उसको ड्राइंग रूम में बैठाएं,
मैं आता हूँ। काशान जब ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो अमीरा दूसरी तरफ मुँह किए खड़ी थी। अमीरा, तुम यहाँ कैसे? काशान, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से तुम्हारी बीवी तुमसे नाराज़ होकर चली गई, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो और अपनी बीवी से भी कहना कि मुझे माफ़ कर दे। मैं आज वापस अमेरिका जा रही हूँ तो दिल का बोझ हल्का करने चली आई। अमीरा, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ। काशान ने मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत अच्छे हो काशान, आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता मंगवाता हूँ। नहीं, नाश्ते की ज़रूरत नहीं, अगर तुम इतना कह रहे हो तो चाय मंगवा लो, अमीरा ने मुस्कुराकर कहा। फिर दोनों ने चाय पी और वो काशान को अलविदा कहती चली गई। इंसान वही समझदार है जो अपनी गलती को मानते हुए उसे सुधारने की कोशिश करे, ना कि अपनी गलती को छुपाता फिरे। अमीरा से गलती हुई, लेकिन जब उसे गलती का एहसास हुआ तो उसने माफ़ी मांगकर अपने दिल हल्का कर लिया। शहरयार समारा दुबई से वापस आ चुके थे। शहरी ने समारा को दुबई में हुआ वाक़या घर में बताने से मना किया था। शेरोज़ के आने और शेर के आने का कहना था कि काशान को भी बिज़नेस में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि शावेज़ पता नहीं कब कोमा से जागे। ऐसे में शहरयार को अकेले सब संभालना पड़ता था, जो कि एक मुश्किल काम था। वैसे भी किरण का भी तो बाप की जायदाद में हिस्सा बनता था, इसीलिए सबने काशान को शामिल करने का फ़ैसला किया। पहले तो काशान ने साफ इनकार कर दिया कि उसे किरण का हिस्सा नहीं चाहिए, उसकी खुद की इतनी जायदाद थी, लेकिन उसे मजबूरन बिज़नेस में शामिल होना पड़ा क्योंकि ये बड़ों का फ़ैसला था। काशान ने भी शर्त रखी थी कि वो भी बिज़नेस में इतनी ही रकम इन्वेस्ट करेगा, तभी बिज़नेस में शामिल होगा। बड़ों को काशान की खुदारी पसंद आई और उन्हें उसकी ये बात माननी पड़ी। काशान को रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि मलिक ज़मीर अहमद इकलौते बेटे थे और आगे काशान भी इकलौता था। मलिक ज़मीर अहमद की बहुत सी ज़मीन थी, इसलिए काशान ने जी भरकर बिज़नेस पर पैसा लगाया। काशान ने ज़मीन का थोड़ा सा हिस्सा बेचकर बिज़नेस पर लगा दिया, जिससे वो भी बिज़नेस में बराबर का हिस्सेदार बन गया। दिलावेज़ ने खुद को हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़ा पाया। डॉक्टर बाहर आया तो दिलावेज़ भागकर डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरे हस्बैंड कैसे हैं? अब उनकी तबीयत कैसी है? दिलावेज़ ने बेचैनी से पूछा। सॉरी मिसेस शावेज़, ही इज़ नो मोर। क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर? दिलावेज़ ने चलाते हुए डॉक्टर का गिरेबान पकड़ लिया, जिसे मुश्किल से काशान ने छुड़वाया। दिलावेज़ फर्श पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से हाथ हॉस्पिटल के फर्श पर मारने लगी। नहीं नहीं, मेरे वैजी को कुछ नहीं हो सकता। दिलावेज़, चुप हो जाओ, अब तुम्हारा यही मुकद्दर है। उसके अंदर ज़मीर बोला, तुमने जीते जी तो उसे सुकून से रहने नहीं दिया, हमेशा उसे इग्नोर किया, तंग किया, यहाँ तक कि खुद से दूर रखा, अपने करीब तक नहीं आने दिया। तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक हुआ, तुम इसी लायक हो। अब तुम्हें सिर्फ शावेज़ के बच्चे के सहारे ज़िंदगी गुजारनी होगी। काशान और शहरी ने मिलकर बिज़नेस को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। शावेज़ और शहरयार ने भी बिज़नेस को बहुत ऊंचा किया था, लेकिन जब काशान ने रकम इन्वेस्ट की और दुबई वाले प्रोजेक्ट पे काम करने से यानी इंडस्ट्री दुनिया भर में टॉप 1 की कंपनी में सबसे ऊपर आने लगी। पाकिस्तान में तो सबसे बड़ी और मशहूर कंपनी यानी इंडस्ट्री ही थी। शहरी को काशान के काम का तरीका बहुत पसंद आया था। काशान अदीब के साथ पेरिस पे काम करते रहा था, इसीलिए उसे इस काम का एक्सपीरियंस हो गया था, जिस वजह से दोनों ने मिलकर तरक्की हासिल की। अब तुम्हें सिर्फ शावेज़ के बच्चे के सहारे ज़िंदगी गुजारनी होगी, इसी बच्चे के सहारे, बस इसी बच्चे के सहारे। ना, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते शावेज़। वैज़ी कहते हुए वो बेड पे उठ बैठी। दिलावेज़ की जब नींद से आँख खुली तो उसका सारा जिस्म पसीने से शराबूर हो रहा था। उसने अच्छी तरह आंखें मलकर चारों जानिब देखा, जैसे यकीन करियो कि क्या ये सच ख्वाब ही था। चारों जानिब देखने से उसने जब खुद को अपने और शावेज़ के कमरे में पाया तो उसे यकीन हो गया कि वो एक भयानक ख्वाब ही था। दिलावेज़ के आंसू निकल निकल कर गर्दन में गायब हो रहे थे कि अगर ये ख्वाब सच हो गया तो। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे कभी मेरे वैज़ी मुझसे दूर हों, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा। उसकी नज़र जब घड़ी पे पड़ी तो वो सुबह के 2 बजा रही थी। दिलावेज़ आंसू साफ़ करती उठी और वॉशरूम से वज़ू करके बाहर आई, ताकि अल्लाह ताला की लाडली इबादत कर सके। कहते हैं इंसान जो दुआएं अपने 5 वक्त की नमाज में कबूल ना करवा सके तो वो दुआ तहज्जुद में मांगनी चाहिए। इंशाल्लाह अगर दुआ आपके लिए बेहतर होगी तो ज़रूर कबूलियत का शर्फ़ हासिल करेगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि रब ताला दुआएं कबूल नहीं करता, अल्लाह पाक दुआ ज़रूर कबूल करता है, लेकिन वक्त आने पर हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है। तो तहज्जुद अल्लाह पाक की लाडली इबादत है। अगर इंसान के हक़ में वो बात बेहतर हो जो तहज्जुद में मांगी गई है, तो तहज्जुद में मांगी गई दुआ कभी रद्द नहीं होती, क्योंकि इस वक्त रब ताला इंसान के बहुत करीब होता है। अल्लाह पाक हम सबको पंजगाना नमाज और तहज्जुद गुज़ार बनाए, आमीन। दिलावेज़ नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद अपने रब से खूब गिड़गिड़ा कर अपने महरम अपने मजाजी खुदा अपने वैजी के लिए ज़िंदगी की भीख मांगने लगी। उसके आंसू पानी की तरह बहते बस एक ही बात कह रहे थे, या अल्लाह पाक मेरे शावेज़ को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता कर दे। और शायद वो कबूलियत की घड़ी थी। खुदा को दिलावेज़ का इस तरह अपने महरम के लिए रोना बहुत पसंद आया, इसीलिए रब ताला ने दिलावेज़ की दुआ पर कुन फरमाया था। दिलावेज़ को अपने रब पे कामिल यकीन था कि वो उसकी खाली झोली में उसके शौहर की ज़िंदगी से भर देंगे। बेशक अल्लाह पाक सबका सुनने और जानने वाला है। आज शावेज़ को कोमा में गए हुए 2 मंथ और 20 दिन हो चुके थे। आज दिलावेज़ का दिल सुबह से ये गवाही दे रहा था जैसे आज शावेज़ कोमा से बाहर आ जाएंगे। मामा पापा दिलावेज़ दिन का खाना खाकर शैला बेगम और शहरोज़ के आनी के कमरे में आई। जी बेटा, क्या बात है? शैला बेगम ने नरमी से उससे पूछा। मामा, मैं शावेज़ के पास जाना चाहती हूँ, आपको बताने आई थी कि मैं चली जाऊँ। हाँ बेटा, तुम रहीम के साथ चली जाओ हॉस्पिटल, शहरोज़ के आनी ने ड्राइवर रहीम का नाम लेते हुए कहा। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ।
दिलावेज़ कहती हुई बाहर निकल गई तो शैला बेगम ने उसे जाते जाते कहा, दिलावेज़ बेटा ध्यान से जाना। जी मामा, वो मुस्कुराकर कहती चली गई। दिलावेज़ हॉस्पिटल पहुंची तो शावेज़ के रूम में जाकर उससे बातें करने लगी। वैजी उठ जाए ना, कब तक सोने का इरादा है? अब बहुत तंग कर लिया आपने मुझे, अब उठ जाएं। दिल उसका हाथ अपने हाथ में लेती हुई बोली, देखे ना वैजी, आपको हमारा बच्चा ज़ाया होने का बहुत दुख था ना, अब देखे अल्लाह पाक ने फिर से हमें ये नेमत अता की है। उसने शावेज़ का हाथ पकड़कर अपने पेट पर रखते हुए कहा। तभी, बिल्कुल तभी शावेज़ की उंगलियों में हरकत हुई। दिलावेज़ को महसूस हुआ जैसे शावेज़ की उंगलियों ने उसके पेट पर हरकत की हो। दिलावेज़ ने फिर से गौर किया तो खुशी से झूम उठी क्योंकि शावेज़ का हाथ सच में हरकत कर रहा था। डॉक्टर, डॉक्टर, दिलावेज़ ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। अब डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद शावेज़ को मुकम्मल तौर पर होश आ चुका था। वो अब कोमे से बाहर आ चुका था। डॉक्टर ने दिलावेज़ को खुशखबरी सुनाई। दिलावेज़ ने घर कॉल करके सबको शावेज़ का बताया तो शैला बेगम, शेरोज़ कियानी, किरण, काशान, शहरयार, शेर कियानी, शाइस्ता बेगम, नजमा बेगम, ज़मीर अहमद, मलिक सब हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। समारा हॉस्पिटल नहीं आ सकी थी क्योंकि उसका आखिरी मन चल रहा था। डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट बताया था। थोड़ी देर बाद ही पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बांटी गई और फिर डॉक्टर की इजाज़त मिलने पर शावेज़ को घर ले जाया गया। किरण, काशान ने उसे पुकारा। जी काशी, किरण ने मुस्कुरा कर कहा। अब घर चलें, अब तो माशाल्लाह सब ठीक हो गया ना? काशान ने किरण का हाथ पकड़ते हुए पूछा। जी काशान, चलते हैं, मैं ज़रा अपनी और शामी की पैकिंग कर लूँ। तुम जल्दी से पैकिंग कर लो, मैं वेट कर रहा हूँ, काशान किरण से कहता हुआ सबके साथ बैठ गया जहाँ सब मौजूद थे। पैकिंग करने के बाद किरण सबसे मिली और काशान के साथ अपने घर मलिक विला चली गई। परेशानी और बदगुमानियों के बादल झड़ चुके थे तो वो भला अब घर क्यों ना जाती। बेशक जो इज़्ज़त औरत के शौहर के घर है वो शादी के बाद माँ बाप के घर नहीं होती, चाहे माँ बाप का घर महल और शौहर का घर झोंपड़ी ही क्यों ना हो। किरण गाड़ी का फ्रंट डोर खोलकर बैठ गई तो काशान शामी को किस करते हुए किरण के गाल पर झुका। तब किरण उसे प्यार भरी घूरी से नवाजने लगी। काशी, आप भी ना, ये गाड़ी में हैं आप, इसीलिए खामोश हो गया। आज तुम अपनी खैर बनाओ, आज तुम्हें मैं बख्शने वाला नहीं। कितने मंथ हो गए तुम घर नहीं आए, अगर आज भी तुम ना आती तो काशान ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। तो किरण ने आधे जुमले का मतलब पूछा। तो मैं दूसरी शादी नहीं करता, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ अगर तुम इन महीनों में मेरे पास मेरे घर में होती तो मेरी शामी के न्यू बहन भाई आने का इंतज़ाम हो जाता ना। काशान ने मासूम शक्ल बनाते हुए कहा और सामने देखकर गाड़ी चलाने लगा। काशान कहने तो कुछ और ही लगा था लेकिन किरण के खतरनाक नज़रों को देखकर बात बदल ली। बहुत समझदार हो गए आप, किरण ने मुंह बनाकर कहा। तुम जैसी चालाक बीवी जो मिली, समझदार तो होना ही है ना। काशान के कहने की देर थी। किरण का रुका हुआ हाथ काशान के कंधे पर चलने लगा और वो हंसते हुए उसे सॉरी सॉरी कहने लगा। शहरयार, आप आ गए? जी शहरयार की जान, आ गया हूँ। बताएं शावेज़ भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, अब लंबी नींद से जागा है, थोड़ी वीकनेस है बस। लंबी नींद से जागने के बाद अब उन्हें डबल डबल गुड न्यूज़ मिलेगी ना। समारा ने अपने बालों का कैचर ठीक करके दोबारा लगाते हुए कहा। डबल डबल कौन सी? शहरयार ने नासमझी से समारा की तरफ देखकर पूछा। एक तो वो कोमा से बाहर आए, ये गुड न्यूज़, और दूसरी शावेज़ भाई पापा बनने वाले हैं ना। समारा ने बेड पर बैठते हुए कहा। ओह अच्छा, ये कब हुआ यार? मेरा मतलब है शावेज़ के कोमा में जाने के बाद मालूम हुआ बेबी का? शहरी ने समारा से पूछा। दिलावेज़ का तीसरा मन चल रहा है। शावेज़ भाई जब कोमा में गए कुछ दिन बाद ही दिलावेज़ को मालूम हुआ कि वो माँ बनने वाली है। ये तो वाकई ही शावेज़ के लिए गुड न्यूज़ है। शहरी ने समारा की गर्दन पर झुकते हुए कहा। शहरी, आपका झुकने के अलावा कोई और काम नहीं है क्या? जब भी बेडरूम में आते ठरकीपन ही दिखाते रहते हैं। अब दो मन मेरी जान छोड़ देना। समारा ने पहले उसे अच्छी भली सुनाई। जब समारा ने देखा शहरी को गुस्सा ही ना आ जाए तो मासूम शक्ल बनाते हुए बेड से उतर गई, जिस पर शहरी उसको पीछे से पकड़ते हुए बोला। मेरा प्यार करना तुम्हें ठरकीपन लगता है? शहरी बोला। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, पर आप तंग कर देते हैं। बंदा आराम से रूम में सुकून से बैठता है, कुछ बातें करता है, लेकिन कहाँ जी मेरे जनाब, तो बस। समारा ने कानों को हाथ लगाया। दिलावेज़ ने शावेज़ को अपने हाथों से डिनर करवाया था। उसके बाद वो शावेज़ का ड्रेस चेंज करने में उसकी मदद करती उसे ड्रेस चेंज करवा चुकी थी। शावेज़ अब बेड पर लेट चुका था, उसे वीकनेस थी, तभी वो ज़्यादा देर बैठ नहीं पा रहा था। दिलावेज़ शावेज़ के करीब होते हुए उसकी गाल पर किस करती उसके सीने पर सर रखकर लेट गई। वैजी, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है आपकी लंबी नींद तो टूटी। दिलावेज़ शावेज़ के सीने के बालों से खेलती हुई बोली। तुमने मुझे मिस किया था दिल? शावेज़ ने दिल की पेशानी पर लब रखते हुए पूछा। ऐसा वैसा मिस किया था, रो रो कर आपको रब से वापस मांगा है, तब अल्लाह पाक ने मुझ पर तरस खाकर आपको मुझे वापस लौटा दिया। दिल की आंखों में फिर से पानी जमा हो गया था शावेज़ की हालत का सोचकर। नहीं, अब रोना मत दिल, मैं तुम्हारे सामने हूँ मेरी जान। शावेज़ ने दिल की आंखें भरी हुई देखकर कहा। वैजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मेरी तमाम नादानियाँ, मैंने बहुत बदतमीज़ी और बुरा बिहेव किया आपके साथ। दिलावेज़ ने शर्मिंदा लहजे में उठकर बेड पर बैठते हुए कहा। अरे अरे माई लिटिल गर्ल, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। शावेज़ भी उठकर बैठ गया था। शावेज़ ने दिलावेज़ को गले लगाया तो उसे दिलावेज़ में तब्दीली महसूस की। ओए मोटी, ये पेट क्यों निकल आया तुम्हारा? शावेज़ ने उसके पेट पर मुक्का मारना चाहा तो दिलावेज़ ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे क्या करे शावेज़, हमारे प्यार की निशानी है, अब ये बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा? दिलावेज़ ने शर्माते
कहा, ओ रेली, यानी मैं पापा बनने वाला? शाहवेज़ ने पुरजोश लहजे में खुशी से पूछा। दिलावेज़ ने शर्मा कर अपने आंखों पर हाथ रखते हुए कहा, जी बिल्कुल। जिस पे शाहवेज़ ने उसे दोबारा गले लगाकर कहा, लव यू मेरी जान। 6 माह बाद मैंने पकड़ लिया मामा को। 1 साल 5 माह के छोटे से शामी ने किरण का दुपट्टा पकड़ते हुए कहा, अब शामी की बारी है मामा। शामी किरण से कहता हुआ आगे आगे भागने लगा तो घर के अंदर दाखिल होते काशान ने शामी को पकड़ते हुए कहा, पापा ने पकड़ लिया शामी को। काशान ने नन्हे शामी को उठाकर प्यार करते हुए कहा, नो नो पापा, नो नो पापा, ये चीटिंग की है। मामा की बारी थी मुझे पकड़ने की। अच्छा बेटा, शाम को खेलेंगे हम तीनों, मामा, पापा और शामी। काशान ने जिद करते शामी से कहा। पक्का? शामी अपनी तोतली ज़ुबान में बाप से वादा लेने लगा। पक्का पक्का शाम को खेलेंगे मेरे बाप। जिस पर किरण काशान हंसते हुए अंदर चले गए। किरण यार, तुम्हें खुद ख्याल करना चाहिए यार, ऐसी हालत में ऐसे भागते हैं क्या? शामी तो बच्चा है, काशान ने किरण की क्लास लेते हुए कहा। काशी यार, क्या करूं, शामी जिद कर रहा था ना। ओके, आइंदा नहीं भागूंगी, किरण ने नाराज शौहर को मनाते हुए कहा तो काशान किरण की पेशानी पर किस करता चेंज करने चला गया। शहरयार छोटी सी 4 माह की नूरुलैन को उठाकर उसके साथ बातें कर रहा था। शहरी अपने घर बेटी पैदा होने पर बहुत खुश था। उसका कहना था उसकी बहन नहीं थी तो अल्लाह पाक ने उसे अपनी रहमत से नवाजा है। शहरी जब घर होता तो नूर समारा को देखने को भी नहीं मिलती थी। शहरी नूर के सब काम खुद कर देता और हर वक्त अपने साथ रखता था। नन्ही नूरुलैन भी बाप के साथ बहुत मानूस हो गई थी। डॉक्टर ने दिलावेज़ के ट्विंस बेबी बताए थे। शाहवेज़ ने ऑफिस से लीव ले ली थी। मिस्टर शाहवेज़, मुबारक हो, आपके यहाँ ट्विंस बेबी हुए हैं। एक बेबी गर्ल है और एक बेबी बॉय। और मेरी मिसेस कैसी हैं? डॉक्टर शाहवेज़ ने परेशानी से कहा। परेशानी की बात तो नहीं है, लेकिन आपकी मिसेस की उम्र कम और दूसरा वो पेन से पहले ही बेहोश हो गई थी, इसलिए हम मेजर ऑपरेशन करना पड़ा। वैसे अब वो ठीक हैं, कुछ देर तक उन्हें होश आ जाएगा, फिर आप मिल सकते हैं, डॉक्टर बताती हुई आगे बढ़ गई। शैला बेगम, नजमा बेगम एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगी और ज़मीर अहमद ने मिठाई हॉस्पिटल में तकसीम की। दिलावेज़ के होश में आने पर शाहवेज़ उसे मिलने रूम में गया। दिलावेज़ को पेशानी पर बोसा देते हुए उसे बेटी और बेटे की मुबारकबाद दी। दिलावेज़ शाहवेज़ के गले में बाजू डालते हुए बोली, शुक्रिया बैजी, मुझे मुकम्मल करने के लिए, और तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया मुझे चुन्नू मुन्नी देने के लिए, शाहवेज़ ने मुस्कुराकर कहा। 2 दिन बाद दिलावेज़ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और वो घर आ गई। दिलावेज़ शाहवेज़ ने बेटी का नाम उम्मे हानी और बेटे का नाम मीर हादी रखा था। दोनों बच्चे बहुत क्यूट थे। हादी शाहवेज़ की कॉपी पेन था और हानी दिलावेज़ की कॉपी। कुछ दिनों बाद शेरोज़ कियानी ने अपने पोते और पोती की पैदाइश की खुशी में एक पार्टी रखी, जिसमें ख़ानदान भर को इनवाइट किया गया।